तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसी बेहद डरावनी कहानी जो आपको अंदर देगी। अगर हिम्मत है तो वीडियो को एंड तक मेरे साथ देखना, क्योंकि कहानी का असली ट्विस्ट आखिर में है। पंडित वहाँ पहुंचे, जैसे उन्होंने इनके घर के बाहर कदम रखा है, ये लड़की उठी और अपने बाप की तरफ देखा, सबकी तरफ देखा, एक वियर्ड तरीके से स्माइल देने लगी और बोली कि नहीं जाऊंगी, कोई मुझे इसके शरीर से नहीं निकाल सकता। और भाई ये बोल के वो अपने ही बेड के नीचे घुस गई। इसके पापा यूं देखने लग रहे, बेटा बाहर आ जा, बाहर आ जा। जैसे ही ये होता ना कि हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए, उस लड़की ने क्या करा, अपने ही बाप का हाथ पकड़ के और यहाँ से यूं करके खींच दिया। इसके पापा ने हाथ झटकाया, लेकिन जो मांस का टुकड़ा निकला ना, उसको अपने बाप के सामने हंस हंस के खा रही है। 15 दिन बाद जब उस मौलवी ने इस लड़के को बुलाया तो इसको बोला कि तेरे को अपनी उंगली काट के यहाँ खून गिरना है, पर तू इस सर्कल से बाहर नहीं निकलेगा। इसने बताया, अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, उस मौलवी ने मेरे सामने 3 एंटिटी खड़ी कर दी। वहां पर जिन जिन्नात और एक कोई एंटिटी होगी जो थोड़ी ठीक सी थी, मतलब अच्छे रूप में। 3 एंटिटीज खड़ी कर दी जो दिखने में सारी की सारी डरावनी थी। और वो कहाँ खड़ी थी? अगर मैं इस सर्कल में हूँ तो तीनों एंटिटी मेरे सामने खड़ी। पूछा गया इससे कि तेरे को कौन चाहिए? अगर तेरे को जिन चाहिए तो तू जो इससे मांगेगा वो तेरे को देगा। अगर तेरे को कोई भी एक चाहिए तो तू बता दे। उस टाइम पे इसने साफ बोल दिया कि मेरे को नहीं लग रहा मैं इनमें से किसी को भी हैंडल कर सकता हूँ। अगर मुझे चाहिए होंगे तो सब चाहिए होंगे। तो इतना बोलते ही वो इसके शरीर पर टूट पड़े। तो उसने मौलवी ने बोला कि अब से तू जो चाहेगा वो होगा। फिर तांत्रिक ने वहां पर जैसे एक तरीके से चीजें होती हैं देखना शुरू करा, तो पूछना शुरू करा कि आपको मरे हुए लोग दिखते हैं? क्या होता है? आवाजें आती। और वो ये बताते कि वहां पर तू क्यों गया, क्योंकि इस रीजन से मैं वहां कट के मरा था। वहां पर इस डिप्रेशन की वजह से मैंने अपनी गर्दन उस ट्रेन के नीचे लगाई थी और मैं वहीं भटक रहा था। तू वहां क्यों गया? वहां पर उस रेलवे स्टेशन को हॉन्टेड घोषित करा हुआ है। भाई ये जो पहला इंसिडेंट हमारे पास आया है, ये हमारे पास गया लोकेशन एक वहाँ से आया है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है लड़की के पिताजी हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर मिले हुए थे। और जो लड़की है उसके भाई बहन है बड़े, चाचा भी साथ रहते हैं। चाचा के 2 बच्चे हैं। तो जैसे एक जॉइंट फैमिली है, पापा, चाचा, दादा दादी और 5 बच्चे हैं मिला के। चाचा के 2 बच्चे हो गए। यहाँ पे जो लड़की बता रही है इसका नाम हम एक तरीके से अंकिता रख लेते हैं। अंकिता ने अपने बारे में बताया कि मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे से बड़ी जो है बड़ी बहन है, उससे सबसे बड़े मेरे सबसे बड़े भैया हैं। तो जिस गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे थे वहाँ पर इनका सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। बहुत प्यार करने वाली फैमिली थी एक दूसरे से। और जो सबसे बड़ी खासियत है जो हमें अट्रैक्ट करती है, इन्होंने बताया कि अक्षय आपने नहीं सुना होगा ऐसा कि जो परिवार है ना वो हमारा हॉरर कंटेंट बहुत कंज्यूम करता है। मतलब जैसे घरों में बच्चे देखते हैं तो इनके मम्मी पापा दादा दादी ये सब बहुत देखते थे। आज से 7-8 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा फियर फाइल्स, फिर कोई है आहट, ऐसे ऐसे एपिसोड्स और प्रोग्राम आया करते थे। तो जो इनकी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती थी, देखती थी। तो अभी जैसे जो अंकिता है उसकी उम्र हम लगा लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 21-22 होगी। तो ये आज से इंसिडेंट जो है ये 7-8 साल पुराना ही है। तो उस टाइम पे उनकी भी उम्र उतनी ही थी कि वो भी ये सारी चीज़ें देखती थी, तो थोड़ा डरती थी। लेकिन फिर भी जो अंकिता हमारी जो सब्सक्राइबर है वो थोड़ी सी कट्टर है। जो बड़े भाई बहन है वो थोड़े डरपोक हैं। तो एक दिन की ये बात बताती है कि जिस दिन ये सारा हादसा हुआ, सुबह की बात है, जब सारे फैमिली वाले थे वो देखने लग रहे थे ये जो भी एपिसोड आ रहा था हॉरर का। तो बच्चे खेलने लग रहे थे आपस में और गर्मियों की छुट्टी का टाइम था, अप्रॉक्सीमेटली मार्च का महीना था, गर्मियाँ वगैरह पीक पे थी। और फैमिली वाले देख रहे थे। तो जैसे बच्चे होते हैं ना वो भी ज्वाइन कर लेते कि हमें भी देखना है। तो फैमिली में जो बड़े थे उनका ध्यान गया कि बच्चे बैठ के जो है एपिसोड देखने लग रहे। तो बड़ों ने बोला कि भाई आप एक काम करो, आप मत देखो, आपके दिमाग में लगेगी वो चीज़। और जब भी वो देखते थे तो बच्चों को साइड कर देते थे। उस दिन पापा भी छुट्टी पे थे, सैटरडे संडे वाला दिन था। तो पापा ने उनको बोला कि चलो चलो उठो यहाँ से। बच्चों ने ज़िद कर ली। हमारी जो सब्सक्राइबर अंकिता वो काफ़ी ज़िद्दी मिजाज की है और सबसे छोटी है तो प्यार भी सबसे ज़्यादा मिलता है। तो अपनी रिकॉर्डिंग में इन्होंने हाईलाइट किया कि मैं ज़िद पे अड़ेगी, मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है। तो एपिसोड देखते देखते क्या हुआ, जैसे होता है ना कि बहुत ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे पर कुछ एपिसोड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते। वैसे ही इन्होंने बताया कि मैं देखने की कोशिश तो कर रही थी पर बार बार दादाजी मना कर रहे थे, तुम लोग मत देखो, अगर देख रहे हो तो रात को ये मत बोलना डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। और मैं साफ साफ बता रहा हूँ ये दिन में हो रहा है सब कुछ, ये रात में नहीं हो रहा। अभी दिन में जैसे रिपीट टेलीकास्ट आता है ना वो सब ये देख रहे थे। तो फिर भी बच्चों ने थोड़ी देर तो देखने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ, अंकिता की जो बहन थी उन्होंने बोला अरे चलना खेलने चलते हैं। फिर भी ध्यान लगाना शुरू करा। तो उस एपिसोड की कुछ झलक इन्होंने बताई कि स्कूल कॉलेज का वो इंसिडेंट था जो उस एपिसोड में आ रहा था। बच्चे भूत बुलाने की कोशिश कर रहे थे और किसी के अंदर भूत आ भी गया था। वो टाइप चल। यस।
तो वो इतना उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा कि वीजी बोर्ड आई जो बोर्ड था या उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। तो क्या हुआ, इनकी जो बहन थी अंकिता की, उन्होंने बोला कि देख लिया मज़ा नहीं आ रहा, चले अब खेलना शुरू करते हैं। तो जो बड़े वाला भाई था इनका वो वहाँ पे रुक गया, और ये लोग जो थे, जो चाचा चाची के बच्चे थे वो ट्विंस थे, और अंकिता अपनी बड़ी बहन के साथ ये उठते हैं और बोलते हैं चलो खेलने चलते हैं। दादा की तबीयत ख़राब रहती थी, दादी भी बुज़ुर्ग थी, दादा चल नहीं पाते थे अच्छे से, और चाचा वगैरह सारे वहाँ बैठ के आराम से देख रहे थे, चाची अपने रूम में थी, बच्चे भी वहीं थे खेल वेल रहे थे। ये उठे तो जो अंकिता की बहन थी उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम भी भूत बुलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। जो लड़का था चाचा का जो बेटा था वो डरपोक था, उसने बोला दीदी मैं नहीं करूँगा कुछ भी ऐसा। तो फिर जो अंकिता की बहन थी उन्होंने कन्विंस कर लिया, दिन का टाइम है, रात नहीं हुई है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम बुलाएंगे तो भूत आ जाएंगे। और एपिसोड में यही दिखाया गया था कि उन्होंने बुलाया भूत और आ गया। तो जो अंकिता थी उसने पहले तो दिमाग में ये चीज़ लेके यार नहीं होता है, सब कुछ मानते ही नहीं है, ये सब चीज़ें होती थोड़ी ना है, बस दिखाई जाती है मूवीज़ में सीरियल्स में। अब जब घर की कोई लड़की होती है ना जो सबके राज जानती है, उसने बोला कि अगर तुम नहीं खेलोगे तो मैं फिर पापा को वो वाली बात बता दूंगी। अब वो कौन सी बात थी, 7-8 साल पुरानी हो गई तो उसे भी याद नहीं है, पर उनकी बहन ने क्या करा, ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि मैं बोल रही हूँ खेलना पड़ेगा, नहीं तो मैं पापा को बता दूंगी, मैं 3 तक गिनूंगी, अगर हाँ नहीं बोला तो मैं पापा को बता दूंगी, 1 2 तो सबने बोल दिया खेलेंगे खेलेंगे। छत पे जाने के 2 रास्ते थे, जैसे आप जानते हैं पुराने टाइम में जो सीढ़ियाँ होती थी उससे भी जाया जाता, वो जो लकड़ी की होती है ना वो सीढ़ी जिस पर पैर रख के चढ़ा जाता है, वो था। दूसरा रास्ता था दूसरी तरफ से, तो ये दूसरी तरफ से इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ से चाचा का कमरा लगता था, तो ये दिखाना नहीं चाहते थे कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। इन्होंने क्या करा, सीढ़ी पे चढ़ के ये सब ऊपर गए, और जो लड़का था इनमें, चाचा का लड़का, जो ट्विंस थे भाई बहन, उनमें से एक को बोला दीदी ने, इसकी अंकिता की बहन ने, कि एक काम करो मोमबत्ती लेके आओ। छत पे गेंदे के फूल होते हैं, वो लगे हुए थे छोटे छोटे गमलों में। इसकी बहन ने क्या करा, वहाँ पर जो गेंदे के फूल थे वो जो उसकी जो पत्तियाँ होती है वो तोड़ी, उससे एक सर्कल बनाया, और ये सब देखने लग रहे हैं। तो इसकी बहन ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि जो मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो करना, पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा। तो उस टाइम पर अंकिता भी यूँ थी कि कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, जैसे आज के बच्चे बहुत तेज़ हैं चीज़ों को लेके, उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, प्रोसेस ही नहीं कर पाते थे, हम खुद भी ऐसा नहीं कर पाते थे उस टाइम पे प्रोसेस की, कोई ऐसा हो रहा है तो क्या करना है, मस्ती में चलो चलो करते हैं। उसने क्या करा, गेंदे के फूल बिछाए और वहाँ पर एक मोमबत्ती रखी बीच में, और अंकिता की बहन बोलती है कि जब मैं बोलूँगी ना, 3 बार बोलूँगी आजा आजा आजा, तो तुम्हें मेरे साथ साथ बोलना है सर्कल में बैठ के। और उसने करना स्टार्ट करा, तो जो बाकी तीनों थे, जो चाचा का लड़का था, दोनों बहनें थी, जो अंकिता थी और वो कज़न की जो थी, वहाँ पर तीनों वो देखने लग रहे थे कि ठीक है देख रहे। हुआ क्या, जो अंकिता की बड़ी बहन थी वो सर्कल में बैठती है और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया आजा आजा आजा। तो वहाँ पर जैसे उसने आँख खोली, उसने देखा कि भाई तीनों अभी तक वहीं खड़े हैं, सर्कल में नहीं आए, उन्होंने कुछ करा भी नहीं है। तो उसने डांटना शुरू करा कि तुम आ क्यों नहीं रहे हो, तुम कर क्यों नहीं रहे हो। तो क्या वो सामने से वो तीनों आते, वो भी बैठे, अब चारों ने ऐसे उंगली रखी और चारों बोलना शुरू करते आजा आजा आजा। उस टाइम पे क्या हुआ, अंकिता जो खुद मेंशन कर रही है कि जब हमने आंख बंद करी हुई थी ना, बस एक तरफ से ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तेज़ स्पीड से कोई बगल से निकला है, और वहाँ पर जितने भी फूल पत्तियाँ जो गिरी हुई थी वो एक साथ उड़ के इधर गई हैं। हवा जैसे तेज़ हवा, फुल स्पीड में हवा निकली और पत्तियाँ इधर उधर हुई हैं। उस टाइम पे क्या रिएक्शन होता है कि ये जैसे उठते हैं ना एकदम से कि कोई आ गया कोई आ गया कोई आ गया, मैंने बोला था दिक्कत होगी, चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो जब ये भागना शुरू करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, सबसे पहले जो चाचा चाची के बच्चे थे वो उतरे उस सीढ़ी से, उसके बाद जो अंकिता की बहन थी वो भागना शुरू करती है। तो उस टाइम पे अंकिता की नज़र पड़ती है कि मेरी चप्पलें रह गई हैं। तो एक बच्चे के दिमाग में क्या होता है कि चप्पल उठाऊँ, मैं भी भागूँ। सब ऐसे ही भागे थे, अंकिता भागी चप्पल उठाने के लिए। तो उसकी बहन ने भागते भागते पीछे मुड़ के देखा और अंकिता के पीछे से कॉलर पकड़ा और घसीटती हुई उसे लेके आई सीढ़ी के पास। पहले खुद उतर गई वो, जो अंकिता की बहन थी, डरे हुए थे बहुत बुरी तरीके से, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहते थे। अंकिता के साथ हुआ यहाँ पर पहला झटका। जब वो सीढ़ियों से उतर रही थी तो ऐसा होता ना कि आप पैर रखने की कोशिश कर रहे हो तो नीचे वो जो पैर रखने वाला होता है वो हड़बड़ाहट में मिल नहीं रहा होता। वही हुआ अंकिता के साथ कि ऐसे जैसे चौथी सीढ़ी 5वीं सीढ़ी पर वो मिल नहीं रहा था, जो डंडा था, किसी ने अंकिता को आगे से पुश किया, मतलब जैसे उसने सीढ़ी पकड़ी थी पुश किया पीछे की तरफ, तो वो पीछे जाके इस तरीके से गिरी है। और जैसे होता ना एकदम से दांतों के बीच में जीभ आ गई,
वहाँ से कटी और हाथ पे चोट लगी, कमर पे चोट लगी। बच्ची थी, रोना शुरू कर दिया। जो बड़ी बहन थी उसने कंसोल किया कि चुप हो जा, नहीं किसी को बताना नहीं है, किसी को, सबको बोल दिया कि किसी को बताना नहीं है। और इसको पकड़ के, जैसे होता ना दर्द में, अंकिता रो रही थी चिल्ला के, तो उसके मुंह पे हाथ रखा और कमरे में लेके चले गए। तो जो चाचा का लड़का था वो भागा, वो वहाँ से दवाई लेके आया। इन्होंने कुछ चीनी और ठंडा पानी उसके मुंह में उसे कंज्यूम करवाया, तो जिससे दर्द वगैरह रुक जाए। तो हुआ क्या, चोट का असर तो फिर भी कम हो गया, लेकिन मुंह का दर्द जो था वो हो रहा था। अब इतने में पापा मम्मी तक आवाज़ पहुंच गई थी कि कोई तो गिरा है, कुछ तो हुआ है। तो जब भाग के आए तो देखा पापा मम्मी ने कि सब कुछ ठीक है, बच्चे अपने खेलने लग रहे हैं। इन्होंने वहाँ पे उस तरीके से एक्ट कर दिया था। ये होते होते शाम हो गई। जैसे कि आपको बताया था कि पूरा इंसिडेंट दोपहरी और ये अपना दोपहर और सुबह के टाइम पे हुआ था। शाम तक इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। दोपहर के टाइम पे जो दोपहर हुई थी उसमें जैसे सब देख रहे थे, देखने के बाद सब सो गए, तो बच्चे भी सो गए थे वहाँ पे। अंकिता की आँख खुली, शाम हो चुकी थी। फिर इन्होंने अपना टाइम पास किया, पार्क वगैरह गए। इनके घर के पीछे एक बहुत बड़ी फील्ड थी। जो होता है ना कि गवर्नमेंट क्वार्टर है तो उसके पीछे बच्चों के लिए कुछ एरिया बना दिया जाता है। आज के टाइम पे तो हम हर जगह ही देख रहे हैं। वहाँ पर कुछ झूले लगे हुए थे जिसमें छुट्टियों के टाइम पे ये बाहर जाके सुबह दोपहर में खेला करते थे। ये शाम को वहाँ पर गए, खेले, अपना टाइम पास करा, वापस आए और सोने की तैयारी हो गई थी। तो उस टाइम पर क्या हुआ, जो अंकिता की मम्मी थी उन्होंने बोला कि चलो फटाफट छत पे सोना है। तो चाचा के वहाँ से निकल के छत पे पहुँचो। अब ये छत पे जाए कैसे, इनके दिमाग में डर बैठा हुआ है कि हमने इतना सब कुछ फैला रखा है। अच्छा, जो वो जो फूल के पत्ते थे, गेंदे के फूल के, और जो मोमबत्तियाँ थी वो भी वहाँ पे नहीं उठा रखी। तो दिमाग में ये था कि हमसे पहले कोई बड़ा पहुँच गया तो वो पकड़ लेगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, ये सामान यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बार बार ये लोग मना कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, आप लोग जब चलोगे हमारे साथ तभी हम चलेंगे। तो अंकिता की मम्मी ने बताया कि तुम्हारे बड़े भाई, चाचा और पापा ऑलरेडी ऊपर है, जाओ। फिर इनको थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन ये डरते डरते गए कि अब हम जाएंगे, ऊपर से हमें पूछा जाएगा गेंदे के फूल क्या कर रहे थे, मोमबत्तियाँ क्या कर रही थी। लेकिन हुआ कुछ अलग। ये पहुँचे ऊपर, और ऊपर जाने के बाद देखा कि वहाँ पर ना तो कोई फूल का पत्ता, ना कोई मोमबत्ती, कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही ऊपर बुजुर्ग लोग आने शुरू होते हैं, मम्मी आती है, चाची आती है, तो इन्होंने क्या करा, एक एक से पूछना शुरू करा कि मम्मी आपने यहाँ सफाई की थी क्या। मम्मी ने बोला कि नहीं, मैंने तो कोई सफाई नहीं करी। फिर ये गए चाची के पास कि चाची यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ सामान फैला हुआ था। वो भी बोली कि मैं तो आई नहीं। और दादी के बस की वैसे ही नहीं था कि वो अकेली चढ़ के ऐसे आ जाए। तो फिर भी इन्होंने कन्फर्मेशन के लिए पूछा कि दादी आप आए थे। उन्होंने बोल दिया नहीं, मैं तो नहीं आई थी। तो दिमाग में आया भाई हुआ क्या, पर बच्चे थे, चीज़ें दिमाग से निकल गई, अपने सोने के लिए लेट गए। रात के 12 बजे के बाद जो सबसे बड़ी वाली बहन थी अंकिता की, सबके सोते हुए वो एकदम से चिल्ला के उठती है, और बहुत ज़ोर से चिल्ला के उठी वो। तो घर वाले एकदम से उठते कि हुआ क्या। जो अंकिता की बहन थी उन्होंने एक तरफ इशारा करके बोलना शुरू कर दिया कि वो वहाँ खड़ी है और वो मुझे बुला रही है, वो बोल रही है मेरे साथ चल। अब भाई घर वाले इधर उधर देखते हैं, सब तो उठ ही गए थे। देखना शुरू करा, कोई भी नहीं दिख रहा। और वो लड़की बिलक बिलक के रोने लग रही है कि यहीं पे खड़ी है, ये मुझे बुला रही है और मुझे बोल रही है मेरे साथ चल। सबका दिमाग घूम गया, सब इधर उधर देख रहे हैं। ऐसे टाइम पे जब आपके पास कोई नॉलेज नहीं होती तो एक ही चीज़ होती है, हनुमान चालीसा। जो अंकिता के पापा थे वो, उन्हें ऐसा लगा कि पता नहीं बच्चे हैं, इन्होंने वो शो देख लिया था जो फियर फाइल्स वगैरह का था, दिमाग में कुछ रह गया होगा, बुरा सपना देख लिया होगा। तो उन्होंने क्या करा, बच्ची को अपने साथ रख के और वही हनुमान चालीसा गानी शुरू कर दी, उन्हें बोलना शुरू कर दिया, बेटा कुछ नहीं है कुछ नहीं है करके वहाँ पर सुला दिया। भाई ये सो गए। मुश्किल से आधे घंटे में सबकी आँख लग गई। सुबह सब उठे 8 बजे, मैक्सिमम 8 बजे उठना तो होता ही है क्योंकि सूरज सर पे आ जाता है। सुबह सब उठे, सब खेलने भी चले गए। जो अंकिता की बड़ी बहन थी वो वहाँ पे सो रही है। घर वाले आए, घर वालों को लगा कि कल डर गई थी रात को इसलिए थोड़ा नींद टूट गई थी, थोड़ी नींद ले रही होगी, उसको उठाने की कोशिश करी, नहीं उठी। मम्मी गई पापा के पास कि एक बार उसे बोल दो अंकिता की जो बड़ी बहन है उठ जाए एक बार। नहीं उठी भाई, नहीं उठी, खूब उठाया, नहीं उठी। दादी भी आई, सब आए, सब ने एक साथ उठाने की कोशिश करी, नहीं उठी। सब ने जब हाथ लगा के देखा तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, मतलब तप रही थी, बहुत ज़्यादा तप रही थी। तो उसे उठाने की कोशिश कर रहे ना, कुछ नहीं हो रहा, पानी मार लिया, सब कुछ करके देख लिया, नहीं उठ रही। थर्मामीटर मंगाया, थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करा, 104 डिग्री बुखार हो रखा था। तो घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए कि यार उठ नहीं रही है, दिक्कत क्या हो रही है, पता नहीं चल रहा है। तो कैसे न कैसे क्या करा, उसे गोद में लेके नीचे तक लेके आए, जहाँ पर नीचे इनका एरिया था हॉल वाला, उसमें लेटा दिया। अब वहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अंकिता के जो पापा थे उन्हें ऑफिस जाना था आज,
उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ। तो इनकी मम्मी ने बोला लड़की उठ नहीं रही है। तो इनके पापा ने बोला थोड़ी देर में उठ जाएगी। भाई पानी भी मार लिया, सब कुछ कर लिया, हाथ पैर भी रगड़ लिए, 104 डिग्री बुखार जा रहा है। फिर इनके पापा को लगा यार कि ऐसा हुआ क्या है, कुछ तो दिक्कत लग रही है। तब इनके पापा को जब मम्मी ने बोला ना कि उठ ही नहीं रही है, तो एक तरीके से जैसे बच्चों का डर होता है यार, कहीं कभी कभार होता है ऐसे कि सोते सोते पता नहीं क्या ऐसा हो गया, दिमाग में आ जाती है 36 चीज़ें। तो इनके पापा ने ऑफिस में फ़ोन करा कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरी लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। फिर देख रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उठ जा उठ जा उठ जा, उठ नहीं रही है। एक इनके डॉक्टर थे, उनको फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करा इसके पापा ने कि एक बार आप आओ, बच्ची जो है रात को सोई थी और सुबह उसकी आँख ही नहीं खुल रही, सांस वास तो चल रही है लेकिन पता नहीं उठ नहीं रही है। वो डॉक्टर आए, वो भी देख रहे हैं यार पहली बार मतलब ऐसा कोई सिचुएशन देखी है जहाँ पर टेम्परेचर हाई है लेकिन लड़की की मूवमेंट नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो उन्होंने बोला कि मैं इंजेक्शन तो देता हूँ अपनी तरफ से, दवाई वगैरह देता हूँ, लेकिन आप इसे लेके हॉस्पिटल चले जाओ, आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो डॉक्टर वहाँ पे दवाई देके अपने चला गया। अब बात आती है हॉस्पिटल ले जाने की। इसके पापा, इसके चाचा, इसकी दादी और मम्मी और चाची सब लड़की को उठाने की कोशिश कर रहे गोद में। ये लड़की किसी से उठ ही नहीं पा रही। पापा पूरी कोशिश कर रहे कि उठ जाए। वजन मैक्सिमम रहा होगा 45 या फिर 35 ऐसे कुछ रहा होगा। पूरी कोशिश कर ली उस लड़की को उठाने की। वो लड़की जहाँ है वहाँ से ऊपर नहीं उठ पा रही, कोई नहीं उठा पा रहा, उठा ही नहीं पा रहा कोई भी। अब यहाँ पापा को समझ में आ गया कि भाई गड़बड़ है, कुछ पक्का पता चल गया यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अब इनके दिमाग में ये आ रहा है कि भाई हम क्या करें। और ये हर उस फैमिली के दिमाग में आते हैं जो ना तो तांत्रिक को जानते, ना मौलवी को जानते, ना पंडित, ना पुरोहित, किसी को भी। उनके दिमाग में होता हनुमान चालीसा चला ले, कोई कुछ बजरंग बाण चला ले, कुछ ऐसा करे। तो इन्होंने क्या करा, हनुमान चालीसा चला ली उस लड़की के ऊपर, उसका भी फ़र्क ना हो। पूरी कोशिश कर ली, वो उठ के नहीं दे रही। उसके बाद क्या हुआ, इसके पापा पास वाले पंडित जी को जानते थे, जो सबसे पास में मंदिर था। इसके पापा ने फ़ोन करा कि पंडित जी ऐसे ऐसे सिचुएशन हो रही है। और पंडित जी ने पूछा भी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई दिक्कत है, मेडिकल सिचुएशन भी तो हो सकती है। इन्होंने बताया कि मैंने, चाचा जो है मेरे भाई, उन्होंने सब ने कोशिश कर ली, हमसे ये ऊपर तक नहीं हो पा रही कि हम गोद में इसे उठा लें। पंडित जी बोलते ठीक है मैं आता हूँ। इतने में क्या हुआ, वो पंडित वहाँ पहुँचे। जैसे उन्होंने इनके घर के बाहर कदम रखा है, ये लड़की उठी और अपने बाप की तरफ देखा, सब की तरफ देखा, एक वियर्ड तरीके से स्माइल देने लगी और बोली कि नहीं जाऊंगी, कोई मुझे इसके शरीर से नहीं निकाल सकता। और भाई ये बोल के वो अपने ही बेड के नीचे घुस गई। ये जब मैंने यहाँ तक सुना ना कि अपने ही बेड के नीचे घुस गई, तब थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई अब कुछ सही में डरावना होने वाला। और फिर चीज़ें देखो क्या जा रही हो चुकी है वो पूरी तरह। वो भाई अभी जो सही में ऑडियंस थोड़ा सा अगर डरती भी होगी ना, तो यहाँ से थोड़ा सा अपना दिल पकड़ ले, क्योंकि यहाँ सिचुएशन वर्स्ट होने वाली है। ये सीधा बेड के अंदर घुस गई वहाँ से। अब इसके पापा देखने लगे, तो इसके पापा फिर वही बजरंग बाण चलाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, हनुमान चालीसा पढ़ाऊंगा, ठीक हो जाएगी। नीचे से बार बार ही देखें, थोड़ा सा क्रीपी स्माइल करे और वापस घुस जाए। इसके पापा बोल रहे बेटा बाहर आ जा। मम्मी ने जब ये चीज़ देखी रोना शुरू कर दिया। चाची देख रही है, बच्चे डरे पड़े हैं, जो छोटी अंकिता है वो भी देख रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस टाइम पे क्या हुआ, इसके पापा यूँ देखने लग रहे हैं, बेटा बाहर आ जा बाहर आ जा। जैसे ही ये होता ना कि हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए, उस लड़की ने क्या करा, अपने ही बाप का हाथ पकड़ के और यहाँ से यूँ करके खींच दिया। इसके पापा ने हाथ झटकाया, लेकिन जो मांस का टुकड़ा निकला ना, उसको अपने बाप के सामने हंस हंस के खा रही है, मज़ा आ रहा है। ये सिचुएशन वहाँ पे बन गई है इस तरीके से। भाई परिवार वाले ऐसे हो गए थे कि बच्ची को कैसे बचाएं, निकाले कैसे, खींचे कैसे, क्या करें समझ नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे सिचुएशन ये होगी कि हनुमान चालीसा चला के रखो, देखते हैं कुछ होगा। बार बार बेटा बाहर आ जा, बेटा बाहर आ जा। इतने में वो जो पंडित जी बुला रखे थे वो बाहर खड़े थे। तो पंडित जी आ गए, तो देख कर पंडित जी को देखे गर्दन टेढ़ी करके, और ये अच्छा अच्छा उन्हें ही बुला रही है, निकालेगा, अच्छा अच्छा अच्छा। पंडित अंदर आया, तो उसने क्या करा, पंडित होता ना कि कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं तो कर ही दूंगा। पंडित गया कि बेटा बाहर आ, चल बेटा बाहर आ। तो वो बोले कि जो पापा थे कि भाई साहब मेरा मांस पाड़ दिया लड़की ने, थोड़ा सा देख लो आपके साथ कुछ ना हो जाए। बोला नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, भाई मंदिर के पंडित है, इतना तो बनता है कि भाई ऐसे थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे पंडित जी बोल रहे थे ना कि बाहर आ, कुछ नहीं होगा बेटा बाहर आ जा। पंडित जी के सीधा एक तरीके से लात लगी है, और वो फेस पे लात लगी, और पंडित जी दूर जाके सीधा वहाँ पे दीवार पे लगे हैं।
तो उस टाइम पे जैसे पूरा परिवार एकदम से सदमे में चला गया कि भाई पहले इसके पापा का हाथ का मांस हो गया, फिर ये पंडित जी के साथ ये सिचुएशन हो गई। तो इस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था, तो पंडित जी को बोला जा रहा था कि कुछ बताओ क्या करे क्या करे। तो पंडित जी ने क्या करा, अपने उससे जैसे एक बैग होता है ना थैला, उससे कुछ पत्थर निकाले और वो पत्थर यूं रगड़ के उस लड़की के पास फेंके। तो उस लड़की ने क्या करा, थोड़ी सी साइड होके और यूं जैसे होता है ना कि मांस का जो टुकड़ा उसे खाते खाते यूं देखने लग रही है और पंडित की तरफ देख के हंस रही है। तो जो परिवार वाले थे वो बोले कि पंडित जी क्या करना है, कुछ बताओ। उस पत्थर से भी कुछ नहीं हुआ। वो पत्थर क्या था मैं बता देता हूँ। जब पूछा गया ना तो बताया कि माता जी के वहाँ पर जो चरणों में जो पत्थर होते हैं ना, जो सजावट के लिए रखे जाते हैं, वो पत्थर थे। इससे भूत प्रेत बहुत आसानी से भाग जाते, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस चीज़ को निकाला जाए। तो उन पंडित ने बोल दिया आप एक काम करो, आप इसे ना लड़की को अपनी बनारस लेके चले जाओ, वहाँ पर बहुत सारे सिद्ध पंडित आपको मिल जाएंगे, बहुत साधु संत मिल जाएंगे जो कर देंगे उतारा। पर मेरे को नहीं लग रहा कि अभी इस लड़की को बचाया जा सकता है। उन्होंने वहीं हाथ खड़े कर दिए। और ये एक लाइन होती है कि मुझे नहीं लगता मेरे से हो पाएगा। उन्होंने बोला मुझे नहीं लग रहा कि इस लड़की को कोई बचा पाएगा। तो फैमिली एकदम से ऐसी हो गई कि भाई ये क्या बोल दिया, लड़की है सबसे बड़ी है, और इनके तो एक तरफ मतलब होता है ना, घर में आपका एक लड़का हो गया, उसके बाद एक लड़की हो रही है, तो प्यार होता है कि भाई हमारे घर में लक्ष्मी आई है, ऐसा है। तो बहुत वो था कि प्यार इस लड़की को करेगा। अब वो बार बार नीचे से देख रही है, झाँक रही है, और जैसे अंकिता उसे आजा 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 आजा, तो इतने में क्या हुआ, जैसे सारे पीछे हो जाते। नहीं, चाची वहाँ पे थी, बच्चे वहाँ पे थे। पंडित जी बोले कि मैं निकलता हूँ, मेरे से हो नहीं पाएगा। तो पंडित जी को छोड़ने के लिए कुछ लोग बाहर गए, जैसे कि बड़े वाला भाई वहीं पे था। पंडित जी को छोड़ने के लिए गए थे इसके पापा, मम्मी, दादा, दादी। दादा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। तो इतने में क्या हुआ, अंकिता की जो बहन थी वो बेड के नीचे थी, वो अंकिता को देखने लग रही है, आजा आजा ना आजा आजा, कुछ नहीं कह रही, आजा। तो अंकिता ने क्या करा, चलना शुरू कर दिया उसकी तरफ। तो उस टाइम पे चाची का ध्यान भी नहीं था कि ये जा रही है। तो जब एकदम से पास जा रही थी ना, फिर अंदर से एक आवाज़ आई, भाग जा यहाँ से, मत आइयो यहाँ पे, मत आइयो। फिर थोड़ी देर में आजा आजा आजा, कुछ नहीं कह रही। फिर 2 कदम अंकिता ने आगे रखे, भाग जा मता, यहाँ पे मता। जैसे वो चीज़ होती नहीं कि कोई चीज़ अंदर से लड़ने की कोशिश कर रही है। इतने में क्या हुआ, इसके भाई ने भागकर अंकिता को पीछे करा कि नहीं इसके पास मत जा, और खुद वो गिर गया। तो अंकिता की बहन ने क्या करा, अपने ही बड़े भाई को दीवार के लगाया और पूरा उठा दिया। तब एकदम से चाची ने देखा, वो होपलेस हो गई, क्या करूँ। उसने आवाज़ मारनी शुरू करी कि आओ देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा। तो जो पंडित जी को छोड़ने गए थे वो सारे अंदर आए, तो उन्होंने देखा भाई लगा रखा है। और इन सब चीज़ों में क्या हो रहा था, अंकिता की जो बहन थी ना, वो एक तरफ तो उठा रही थी और एक तरफ दूसरे हाथ से खुद को पुश कर रही थी, ऐसे जैसे उठा रही है और पुश कर रही है कि कोई चीज़ लड़ रही है अंदर से। एक बार छोड़ा, अंकिता का भाई नीचे गिरा, भागने की कोशिश करी, पैर पकड़ा, घसीटा, फिर हवा में। 3 बार ये हुआ है जब उसने पूरा उठा दिया और कोई चीज़ खुद अंकिता की बहन को पुश कर रही पीछे। नहीं जैसे ही घर वाले आए ना, तो उसने क्या करा, अंकिता की बहन ने अपने आप को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए कि मत कर, मेरे परिवार के मत कर, पटापट करके। इनके पापा को लगा भाई कोई सिचुएशन नहीं है, सीधा मंदिर में भागे, हनुमान जी की किताब उठाई, जो बजरंग बाण वगैरह जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, उन्होंने क्या करा, वो किताब लगाई हाथ पे किताब लगते ही इतना हिस्सा जल गया वहाँ से। और जैसे होता ना, नीचे बैठ के वो जो बहन थी अंकिता की, उसने घसीटते हुए सीधा बैठ के नीचे, और वहाँ से निकल के नहीं बचा पाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। देखा ना पंडित का क्या करा है। अब अगर किसी को अपना मांस मुझे चखाना है तो एक बार आ जाओ, पास आ जाओ, फिर बताती हूँ। इसके पापा ने क्या करा, अंकिता के पापा ने अपना थोड़ा सा हिम्मत बटोरी कि मेरी ही लड़की है, अंदर जाके किताब रखने की कोशिश करी, यूँ करके हाथ पे खींच के लगा, धम, किताब गिरी और एकदम से चबाने के लिए आई। तो इसके पापा हुए पीछे, वही सर पकड़ लिया कि अब क्या करा जा सकता है। तो वो दिमाग में आई कि बनारस अगर हम लेके चले जाएंगे तो शायद लड़की ठीक हो जाए। इतने में जो दादा थे वो देख रहे थे, और दादा बोलते कि बनारस तो हम जाएंगे, पर किसी को साधु को ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे। दादाजी जो थे ना, वो 5 भाई थे, और उनके सबसे छोटे जो भाई थे उन्होंने आघोर साधना कर रखी थी। तो दादाजी बोलते कि हम जाएंगे बनारस, पर साधु के पास नहीं जाएंगे, हम अपने पुश्तैनी घर में जाएंगे, मेरे सबसे छोटे वाले भाई ने आघोर साधना कर रखी है। जैसे ही ये चीज़ उसने सुनी, अंकिता की बहन ने नीचे से निकल के, हैं बुड्ढे, वहाँ लेके जाएगा, वो बचा लेगा मुझे, इसके शरीर से निकाल देगा, इसे बचा लेगा, वो तुझे लगता है निकाल लेगा। इतने में बोल के, जैसे एकदम से होता ना कि घर वाले बेटा क्यों कर रही है बोल के सीधा मुंह ऊपर करा और एकदम से बेहोश।
वहाँ पर बेहोश होगी। अब भाई किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही हाथ लगा दे, किसी का ये नहीं हो रहा कि बेड के नीचे से निकाल दे, साला पता चले भाई कोई ट्रिक है, कुछ हाथ वाथ काट ले, कुछ कर दे। इनके पापा ने क्या करा, वो हनुमान जी की किताब उठाई, पहले तो लगाई, तो अब नहीं हो रही थी, जलन वगैरह चीज़ें नहीं हो रही थी, बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उसे लेटाया, समझ गए कि नॉर्मल हो गई है, लेकिन करे क्या, पता है कि अभी नॉर्मल हो गई, शाम को फिर ड्रामे होंगे, कल फिर ड्रामे होंगे, और ये चीज़ होते होते वैसे ही शाम हो गई थी। इन्होंने क्या करा, अंकिता की बहन को मंदिर वाले कमरे में लेटा दिया। भाई मंदिर वाले कमरे में लेटने के बाद इसकी बहन वहाँ पे सो गई। अब सारे रात को बच्चे तो सो गए, सारे जितने भी बुजुर्ग हैं, जो मम्मी पापा है, वो सारे बैठ के वेट कर रहे हैं कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कल लेके जाना है। पूरी रात वो सोई नहीं। सुबह इन्हें पता था मैं जाना तो ट्रेन से ही है, ट्रेन में भी ज़्यादा भीड़ हुई और इसके कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो गया में जो ट्रेन आनी थी वो ट्रेन आई, इन्होंने बोगी के अंदर बैठाया। बोगी के अंदर बैठाने के बाद क्या हुआ, अब पूरी नज़र उसी पे है। बस एक इनकी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था ट्रेन में, तो ट्रेन चलनी शुरू हुई। उस तब तक तो वो लड़की नॉर्मल थी। जैसे ही इन्होंने गंगा जी को पार करा, उस लड़की के हाथ पैर मुड़ने तुड़ने शुरू हो गए ट्रेन के अंदर ही, ये हाथ पैर मुड़ने शुरू हो गए। तो इसके पापा ने क्या करा, मम्मी को बोला कि पकड़ो इसे, दादा दादी को भी बोला कि थोड़ा सा ध्यान लगाओ। इन्होंने उस लड़की के हाथ पैर बांध दिए, अंकिता के जो बड़ी बहन थी उसके। पहुंच गए भाई वहाँ पर, खूब गुर्राना हुआ, बहुत ज़्यादा चिल्लाना हुआ ट्रेन के अंदर, लेकिन कैसे न कैसे करके पहुंच गए। जब ये अपने पुश्तैनी के वहाँ पर पहुँचे तो पर्सनली इन्होंने एक वहाँ पर हायर किया जो ऑटो वगैरह था, ऑटो में ले जाकर वहाँ पर फिर भी थोड़ी सी यूँ थी कि बस इधर उधर मुँह चला रही थी, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर रही थी। जैसी पुश्तैनी घर में पहुँची, वहाँ पर जैसे ही कदम रखा, उसके हाव भाव बदल गए पूरे के पूरे। इधर उधर देखें, ले आए तुम, लेके आ गए तुम, बहुत हिम्मत है तुम में, तुम्हें क्या लगता है यहाँ इलाज हो जाएगा, क्या लगता है इलाज हो जाएगा। और ये बोलने के बाद वहाँ बैठ गई, बुला लो जिसे बुलाना है, मैं देखती हूँ, बुला लो जिसे बुलाना है। तो ये समझ में आ गया था एंटिटी तो कोई फीमेल ही है, बुला लो जिसे बुलाना है। तो जो इनके पापा थे अंकिता के, वो भागे सबसे छोटे वाले दादा के पास। छोटे वाले दादा को बताया कि भाई ऐसे ऐसे लड़की की दिक्कत हो गई है। वो आए, उन्होंने सबसे पहले तो किस किस को देखा, देखो ट्विंस बच्चों को, अंकिता को, इधर उधर देखा, फिर एकदम से बोले बच्ची कहाँ है, तो बताया वो अंदर वाले कमरे में बैठी हुई है जिसमें अंधेरा हो रखा पूरा का पूरा। इसलिए इधर देखा उस वाले कमरे की तरफ, बोले लाइन में आके खड़े हो जाओ। तो सबसे बड़ा वाला भाई सबसे पहले आ गया, बोले तेरी बात नहीं कर रहा, तू हट जाए यहाँ से, जिन्होंने वो खेला था ना वो आ जाओ। अच्छा, वो समझ गए, उन्होंने बोला वो आ जाओ। तो इसमें क्या हुआ था, जो ट्विंस बच्चे थे वो थोड़े डरे हुए थे, वो अपने कमरे में घुस गए। बोले कमरे में मत घुसो, बाहर आ जाओ। जिसने खेला था, तो अंकिता ने खेला था वो गेम, ट्विंस बच्चों ने खेला था। बड़े वाला भाई अपने पापा मम्मी के साथ कमरे में हॉरर शो देख रहा था। बुलाया तीनों को, अब बोलने लगे क्या खेला था उस दिन, ना बताए कोई भी, पता है मार पड़ेगी। तो चाचा थोड़े गुस्सेल थे, चाचा ने देखा कि मेरा लड़का खड़ा है, पीछे से गए कमर पे 2 थप्पड़ दिए। बोले जो पूछ रहा बता क्या खेला था वहाँ पे। तो उसने बताना शुरू करा कि ऐसे ऐसे, रो पड़ा वो, उसने बता दिया ऐसे ऐसे दीदी ने ही बोला था, छत पे चल के ये खेलते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, अब ये दिक्कत हो गई, हमारी वजह से ही हुई थी और मेरी गलती थी कि मैंने ये सब कुछ होने दिया। तो वो जो लड़का था वो छोटा था, उसने सारी चीज़ें रोते रोते बता दी। अब इलाज की बारी आ रही है, तो भाई वहाँ पे जो छोटे वाले जो थे दादा, उन्होंने भी वही बोल दिया कि लड़की की तरफ देख के कि मुझे नहीं लग रहा है बच पाएगी। अच्छा, सब ने रोना शुरू कर दिया, सबको ऐसा लग रहा है अगर ऐसा था तो बनारस के किसी संत को ही ढूंढ लेते। तो जब दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी पिताजी के कि ऐसा कुछ कर लेते, तो दादा बोले कि तुम्हारे संत भी नहीं बचा पाते उसे, तुम्हें अगर लग रहा है कि छोटी मोटी चीज़ है। वहाँ पर इन्होंने एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसको सुनने के बाद पैरों तले ज़मीन खिसक गई सबके। बोले जिस क्वार्टर में तुम रह रहे हो ना, उस घर के पीछे जिसे तुम पार्क समझ रहे हो, वो पार्क पहले था, मतलब वो पार्क अभी है, उससे पहले वहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था और वहाँ पर आत्माएं भटकती रहती है। वो तो तुम्हारे बच्चे इसलिए बच गए कि तुम्हारी कुल देवी तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। तो वो जो लड़की के अंदर आ रखी थी ना, वो तुम्हारी कुल देवी थी उस टाइम पे, जो अपने आप को मार रही थी, धकेल रही थी कि नहीं करना नहीं करना। हाँ, बोले कि इस लड़की के साथ दिक्कत इसलिए हुई है, इसकी जो परछाई है वो बहुत हल्की है, इसलिए इसके ऊपर लिपट गई हो। अब सॉल्यूशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम लेट बहुत हो गए,
मतलब अगर तुम सेम डे ले आते, कल अगर तुम ले आते तो बचा भी लेते, अब कैसे क्या होगा। तो इन्होंने रोना पिटना शुरू कर दिया, आपकी तो खुद की घर की बच्ची है, आप नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा। तो उस टाइम पर जो छोटे दादाजी थे वो कमरे में गए, उन्होंने सीधा बोला कौन है तू। अब ये जो अंदर चीज़ आ रखी है पता क्या करिए, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी तो मैं बोल रहा हूँ वो मतलब सीधा इशारा नहीं नहीं, पता है एक बार बोलना शुरू करेंगे निकलवाना शुरू करेगा। इन्होंने फिर बोला कि अब भी बता दे कौन है, मेरे घर की बच्ची को परेशान मत कर, जो भेंट मांगेंगी देंगे, बच्ची के शरीर से निकल जा। बस ना ना। इन्होंने क्या करा, साइड में चावल के दाने लिए और चावल के दाने से घेरा बना दिया और बोल दिया कि इस कमरे में ना कोई जाएगा, ना इस कमरे से कोई बाहर आएगा, मतलब ये तो आ नहीं सकती, कोई जाएगा नहीं इस कमरे में, मैं 3 दिन बाद आऊँगा तब मैं देखूँगा इस बच्ची को कैसे बचाना है। भाई सबके सदमा लग गया कि अब बच्ची खाएगी क्या, कल से तो वैसे ही उसने कुछ नहीं खाया, पिएगी क्या, कैसे क्या करेगी। तो इनकी मम्मी थी, वो माँ का रूप तो था ही, उन्होंने बोला जाते जाते छोटे दादा को कि कम से कम इसके कोई सूत्र बांध दो, हाथ में कोई धागा बांध दो, जिसकी वजह से कम इसके ऊपर कोई चीज़ तो ना है। बोले अच्छा। अंदर गए, एक धागा लिया, उसके हाथ पे बांधा, जितने हाथ पे बांधा ना उतना हिस्सा जल गया उसका। फिर आके बोले कि अब बता दो, मैं कोई कसर छोड़ूंगा अगर मेरे घर की बच्ची है तो, इसके मैं धागा बांध दूँ, कुछ भी कर दूँ, इसके साथ दिक्कत है, और इसके साथ एक चीज़ नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बोल के जो छोटे दादा थे वो वहाँ से निकल गए। पर अभी तक तो एक ही आत्मा बोल रही थी, अभी एक बोल रहे थे पर चीज़ें बहुत सारी थी, और ये भी बाद में खैर खुलासा हुआ था, लेकिन जनता को बताना ज़रूरी था। तो हुआ क्या, वो वहाँ से बोल के निकल गए छोटे जो दादा थे। एक रात निकल गई, उस रात भी इस लड़की ने उस कमरे में इतने ज़्यादा ड्रामे करे, बार बार कि मैं आ गई, मेरे को बचा लो, मम्मी मैं ठीक हो गई, उन्होंने मुझे सही कर दिया, मेरे अंदर अब कोई आत्मा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बाहर निकाल लो। अभी ये जो अंदर आत्मा है वो बोल रही है, खेलने लग रही है कि मुझे बाहर निकाल लो, मुझे बाहर निकाल लो, बच्चों को देख के कि मैं भी खेलूंगी, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे बाहर निकाल लो, अब मैं ठीक हूँ। एक रात निकल गई, दूसरा दिन निकल गया, ऐसी चिल्ला रही है पागलों की तरह, दीवारों पे सर मार रही है, नोच रही है, बार बार मम्मी दिख जाए, मम्मी मम्मी मैं ठीक हो गई ना मम्मी, अब तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मुझे बाहर निकाल लो। भाई मम्मी का जो मेंटल एक सिचुएशन थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई। इसकी मम्मी ने देखा अपनी बच्ची को ऐसे लगते हुए, सीधा कमरे में गई और कमरे में जाके गाल पे हाथ रखते हैं कि बेटा अब तू ठीक है। इसने क्या करा, अपनी माँ का हाथ पकड़ा और वहीं से दबा दिया बुरी तरीके से, और एक ही चीज़ कि मम्मी मैं ठीक नहीं हुई, मम्मी मुझे साथ लेके चलो बाहर। और इसकी मम्मी बस ममता की नज़रों से देखे जा रही, पीछे से इसके पापा ने वहाँ एंट्री ले ली। इसके पापा भागे कि बाहर निकल, और पीछे से पकड़ के चुन्नी से खींचा, चावलों को पैर से बिल्कुल सही करा। तो वहाँ पर इसकी मम्मी से बोल रहे कि क्या कर रही थी तू। तो इसकी मम्मी ने इसके पापा को ही डांट दिया कि मेरी बेटी ने इतने टाइम बाद मुझे प्यार से माँ कहा था, हाथ पकड़ा था, तुमने उस कमरे से बाहर निकाल दिया। इनके पापा समझ गए भाई बहस करने वाली चीज़ नहीं है अभी। इसकी मम्मी मेंटल कंडीशन उड़ गई कि बेटी है, प्यार मोहब्बत वाली चीज़ है, पकड़ के बाहर ले आए। अब इतने में क्या हुआ, जो बच्चियाँ थी, अंकिता जो थी, उसको आ जा बहन मुझे निकाल ले, मुझे निकाल ले, और सारे बच्चों को लगभग कन्विंस कर लिया था। अब हर बच्चा वहाँ तक पहुँच जाता था कि बहन को बाहर निकाल लेते हैं, कैसे ना कैसे निकाल लेते हैं, हर बार किसी ना किसी की एंट्री हो जाती। अब क्या हुआ, ऐसे करते करते भाई 3 दिन निकल गए। आ गए छोटे दादा, आए और वहाँ पर देखा, सीधा अपने परिवार वालों को बोले कि मरते मरते बच्चे हो ना, चले गए थे ना कमरे में। वो बता रही कि इतना बच्चा बिलक रही है, ये हुआ। जब वो अंकिता ने बताया कि अक्षय उस कमरे की जो कंडीशन हो रखी थी ना, क्योंकि वो लड़की टॉयलेट भी वहीं कर रही है, उसी कमरे में पॉटी कर रही है, इतना गंदा वो स्मेल कर रहा था कमरा। तो क्या हुआ, जो छोटे दादा हैं उन्होंने घेरा बनाया किसी चीज़ से, मेरे ख्याल से वो भी कुछ चावल ही रहेंगे या सरसों के दाने थे, घेरा बनाया, और उन्होंने घेरे में बैठ के सारे कमरे चौखट सब बंद कर दिए और बोल दिया कि कोई भी खटखटाए तो बाहर नहीं जाना, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। बच्चों को बोल दिया इन्हें रफा दफा कर दो, तो बच्चों को ऊपर भेज दिया, ऊपर वाले एरिया में। लेकिन पहले के घर जैसे हुआ करते थे, ऊपर सब कुछ खुला होता था, बैठने की जगह नीचे होती थी। तो अंकिता बता रही है कि अक्षय हमने सब कुछ देखा कि हो क्या रहा था वहाँ पे। जो बाबा आए थे, जो सबसे छोटे दादा थे, उन्होंने घेरा बनाया और उन्होंने एक ही बात बोली कि अब तू बाहर आ जा, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं निकली। अब तू बाहर आ जा, तुझे कुछ नहीं होगा। फिर भी बाहर नहीं निकली। मम्मी
पापा, चाचा, चाची, दादा, दादी सब देख रहे हैं, आ जा बाहर, कुछ नहीं होगा। नहीं निकली। गुस्से में तो थे ही। और अंकिता ने इन छोटे दादा का भी लुक बताया, सीधा बताया कि अक्षय ऐसे हो रखे थे जैसे ये पिछले 3 दिन से नहाए नहीं है, किसी बहुत आघोरी साधना में बैठे थे, उनके अंदर से भी स्मेल आ रही थी बहुत बुरी। वो उठे, कमरे में गए, सारे पेरेंट्स जितने भी थे सबके सामने उसकी लड़की के बाल पकड़े, अंकिता की बहन को, और घसीट के सीधा वहाँ पे लाना शुरू कर दिया। उस टाइम पे सबका यूँ हो गया, अब आप ही की या आप ही की है, यूँ करने लग रहे थे सारे कि आप ही की, क्या कर रहे हो। सब ने उस जो छोटे दादा थे उसने बोला, मैंने बोला था ना बीच में कोई बोलेगा नहीं, सब शांति से खड़े रहो, अगर इस लड़की को जिंदा बचाना है, अगर बचाना है तो कोई बीच में नहीं पड़ेगा। बिलकेगी, चिल्लाएगी, रोएगी, सामान इधर से उधर करने की कोशिश करेगी, कोई इसकी बातों में मत आना, अगर कोई बातों में आ गया तो मैं नहीं बचा पाऊंगा। उस घेरे के अंदर लेके आए, वहाँ चावल घेरे, बैठ गए, करनी शुरू करी चीज़ें। सामने रख दिया एक लोटा, लोटे में पानी, करनी शुरू करी। वहाँ पर जो वो पूजा क्रिया कर रहे थे ना, पूरे में धुआं धुआं धुआं, पूरे में धुआं। और फिर अंकिता एक चीज़ देखती है कि वो जो धुआं था ना, धीरे धीरे वो सिर्फ उस लड़की के पास आ रहा है, उसकी बड़ी बहन के पास, पूरा उसको घेर लिया उस धुएं ने। तो क्या हुआ, जैसे पूछने लग रहे हैं भाई हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो जो वहाँ पे दादाजी थे वो अपनी लगे पड़े हैं। 2 घंटे हो गए इस चीज़ को। तीसरे घंटे में जो सामने लड़की बैठी अंकिता की बहन, उसका फिर शरीर अकड़ना शुरू हो गया, पूरा शरीर अकड़ना शुरू हो गया। और वो खुद बोल रही है कि मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना आई हूँ, इन्होंने ही तो बुलाया था मुझे, अब मैं क्यों चली जाऊँ। तो दादा ने पूछा कि तू जाने का लेगी क्या, तुझे भेंट में चाहिए क्या, भेंट ले और निकल जा। बोली मुझे इसके बाल बहुत पसंद है, मैं नहीं जाऊँगी, और अगर मैं जाऊँगी तो मुझे एक आत्मा चाहिए। तो छोटे जो दादा थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, तू निकलेगी, अगर तू अपनी मर्जी से नहीं निकलेगी तो तेरे को मार के निकाला जाएगा। वहाँ पर जितने भी प्रेत थे वो तो पहले ही देख के भाग गए थे कि कोई आ गया महारथ। तो बोलना शुरू करा, वैसे नहीं जाएगी तो ऐसे जाएगी, अपने आप निकल जा। तो उसने वही शुरू कर दिया कि निकाल के दिखा, निकाल के दिखा, कोशिश कर ले, मैं नहीं जाऊँगी, मेरे पहले ही ससुराल वालों ने मुझे जान से मार के वहाँ पर गाड़ा, मैं वहाँ भटक रही थी, फिर इन्होंने ये सारा चीज़ करके बुलाया, अब मुझे बोल रहे चले जाओ, तो मुझे बुलाया क्यों। मुझे इसने अपने शरीर में खुद जगह दी, आने से पहले पूछा था मैं आ जाऊँ, तो वो होता ना कि एंटिटी हाँ आ जाओ, आ गई इसके शरीर के ऊपर। लेकिन वो जो छोटे दादा ने बताया था वो कब्रिस्तान था, वहाँ भटक रही थी, तो वहाँ पर इसे गाड़ दिया था मार के, जो ये बता रही थी एंटिटी खुद अपने बारे में कि मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता था और एक टाइम पर आके मुझे वहीं पर आके गाड़ दिया था इन्होंने, तो मैं भटक रही थी, ऐसे ऐसे इसने बुला लिया। बहुत देर तक पूछते गए, जब पता चल गया ये अपनी मर्जी से जाएगी ही नहीं, भेंट भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। भाई छोटे दादा उठे, बगल में एक डंडी रखी थी, उसके खींच के मारनी शुरू करी। तो जैसे रोना पिटना शुरू हो जाता, बच्ची को बचा लो, बच्ची को बचा लो। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब 3-4 डंडियाँ मारी ना, तो वो जो अंकिता की बहन थी उसने मुंह पर करके चली जाऊंगी पर मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी, और करके एकदम से उल्टी दे के मारी, जो सामने चीज़ें रखी हुई थी उसी के ऊपर। तो जो छोटे दादा थे वो गए, उन्होंने हाथ से उल्टी को ऐसे उठाया है, उस मटके के अंदर डाला है, पूरा मटके में भरा उस चीज़ को। उसके बाद क्या हुआ, जो सामने लड़की बैठी थी वो वहाँ पे धम करके गिर गई, उस मटके को उठाया। जो चीज़ें अंकिता ने देखी, छोटे दादा जब चल रहे थे ना, कुंडियाँ लगी थी, खट करके अपने आप खुली, दरवाजे खुले अपने आप, बाहर गए और कहीं चले गए। अंकिता को लेके आए, एक शुद्ध बढ़िया कमरे में लेटाया। 1-2 घंटे तक इन्हें ही नहीं पता कि छोटे दादा गए कहाँ हैं। छोटे दादा वापस आए, वहाँ पे सारा सामान साफ करा, बता दिया अब लड़की आपकी ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते तक यहाँ से जाना मत। अच्छा, अब देखना, जो उसने कहा था ना, उसने प्रेत भूत जो भी थी, उसने वो पूरी चीज़ करी है। 1 रात बीत गई, लड़की रिकवरी कर रही है, वो ऐसी हो गई थी उससे बेड से खुद भी नहीं उठा जा रहा था। 2री रात, 3री रात, 4थी रात सारे घर में सोए हैं, सुबह उठे हैं। जो सबसे छोटे वाले दादा थे ना, जिन्होंने उतारा करा था, उनकी बॉडी को पैरालिसिस हो गया, और उनकी बॉडी को पैरालिसिस हो गया। अब जब अंकिता की मम्मी आई कि बाबा आपको क्या हुआ है, वो एक कमरे की तरफ इशारा कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कोई ना चीज़ यूँ हाथ दे के मार दे रही है उनका, सबके सामने बार बार कमरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, हाथ दे के मार दे रही है। सबके सामने छोटे दादा के प्राण निकल गए, वहीं पे ही सबके प्राण निकल गए। अब सब हैरान, रोना पिटना शुरू, ये चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही है। सब समझ तो गए थे भाई कि हुआ क्या है, लेकिन अभी भी एक्चुअल रीज़न पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअली में हुआ क्या, किसने करा, क्यों करा। दादा
चौथी रात सोए, 5वीं रात सोए, और जो इनके मेन दादा थे 5वें दिन जब वो सुबह उठते हैं ना, तो उन्होंने सबको इकट्ठा करा और सबको बताया कि नाम तो नहीं बता सकते, नारायण जी रख लो, जो नारायण जी गुजरे हैं छोटे दादा, वो मेरे सपने में आए थे। उन्होंने बताया कि उस आत्मा ने कहा था ना कि मैं किसी एक की आत्मा को तो लेके जाऊंगी, तो इस बच्ची को बचाने के लिए जो नारायण जी थे उन्होंने अब उससे सौदा कर लिया कि मुझे ले चल पर इस बच्ची को छोड़ दे। पर ये चीज़ किसी के सामने नहीं बोली। तो वो जो आत्मा थी वो नारायण जी को लेके चली गई और जाते जाते ये बोल के गई है कि अब उस क्वार्टर में रहने के लिए गलती से भी मत चले जाना। अच्छा, छोड़ ही दो उसे। वो उस क्वार्टर पे तुम्हें जाना ही नहीं है, छोड़ो छोड़ो, यहाँ से जो सामान आएगा कोई और निकाल के लाएगा। अगर ये बच्ची ने उस क्वार्टर में कदम रख दिया, मेरी बलि की कोई वो नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है एक तरीके से, क्योंकि उस क्वार्टर में कदम रखते ही ये फिर सारे चिपक जाएंगे उसके। यहाँ से क्या हुआ, इन्होंने क्वार्टर तो छोड़ो, वो जगह ही चेंज कर ली। लेकिन अब फिर इसने बताया कि इनके पापा ने कुछ चीज़ें बताई बाद में। ये क्वार्टर इन्होंने छोड़ दिया, सारा सामान खाली कर दिया, 2 साल हो गए उस क्वार्टर के आसपास भी ये लोग भटके नहीं। एक दिन पापा किसी काम से जा रहे थे तो उनकी नज़र पड़ी उस क्वार्टर पे। जैसे होता है ना कि इंसान देख लेता है कि मैंने 8 साल 7 साल वहाँ रहा हूँ मैं, तो उन्होंने इस तरीके से देखा। तो पड़ोसी वगैरह खड़े थे, तो इन्होंने पड़ोसी से बात की कि ऐसे ऐसे क्या चल रहा है इस क्वार्टर का। तो उन्होंने बताया कोई रहता ही नहीं है, कोई 15-20 दिन से ज़्यादा रुकता नहीं है, ऐसे ऐसे। तो जब इसके पापा बाहर निकले ना, पड़ोसी बैठा लेते हैं, चाय वगैरह पिला देते हैं, शाम को निकले, एकदम से नज़र पड़ी वही औरत उस छत पे खड़ी थी। वही जो अंकिता की बहन ने बताया था ना उसका नक्शा की आधी जली हुई थी रात को कि मेरे को दिख रही है, वही औरत उस छत पे खड़ी हुई थी। इसके पापा ने देखी ये चीज़, देखकर एकदम से होता ना सदमा लगा, पर मुंह मोड़ा और चल दिए वहाँ से। फिर आए, इनके पापा ने बताया घर में, और फिर यहाँ पर वो पूरा हादसा हुआ ख़त्म। अब अंकिता जो है उनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, अच्छा, सारी चीज़ें सॉर्टेड हो गई, लेकिन एक जने की बलि चली गई और सिर्फ एक गेम खेलने के चक्कर में। शिट भाई। भाई स्पिरिट भी बहुत स्ट्रांग थी कि वो अपनी मनवा के ही गई, क्योंकि बहुत तो नेगोशिएट भी कर लेती कि अच्छा ये नहीं ये दे दो, ये भी होता ही है। पता है ये इंसिडेंट यहाँ पे लाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? हर कहानी का जो अंत होता है ना वो अच्छा नहीं होता, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि पड़ी लकड़ी आपने ली, चीज़ें आपने करी। हर कोई मना करता है कि इन चीज़ों से छेड़छाड़ मत करो, वीजी बोर्ड, आयुजा बोर्ड, इन सब चीज़ों से, या फिर कब्रिस्तान शमशान में मत जाओ। लेकिन वही होता है ना कि अरे चलते कुछ नहीं होगा, चलते कुछ नहीं होगा। या बहुत लोग सोचते हैं हमारे साथ थोड़ी हो। हमारे साथ नहीं होगा। वो बेचारा उतारा करने वाले ही अपने बचाने के चक्कर में चला गया। उसने हिंट तो पहले ही दे दिया था कि नहीं बचा पाएंगे, लेकिन क्योंकि घर की बच्ची है तो खुद की बलि दे दी। भाई नेक्स्ट स्टोरी कहाँ की है, वो किसके साथ हुई है? भाई नेक्स्ट स्टोरी भी हमारे सब्सक्राइबर की है, और इसने काफ़ी टाइम पहले ही रिकॉर्डिंग भेज रखी है और एक वीडियो प्रूफ भी दिया है। क्योंकि इस वीडियो प्रूफ इसलिए दिया है क्योंकि एक टाइम पे ना, अभी तो इसने अपना टैटू बनवा लिया उस जगह पे, एक टाइम पे अपने हाथ में से हाथ काट के खून पिया करता था। वो खुद अपना खून? यस, इतना सैटेनिक चीज़ों में चला गया था वो। तो इसीलिए उसने प्रूफ दिया था कि अक्षय भाई अगर आप अपनी वीडियो में लेना चाहो या फिर कहीं कुछ ऐसा हो जहाँ पर आप दिखाना चाहो, तो ये वीडियो प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ, जहाँ पे आप दिखाना कि मैंने कैसे टैटू से उस चीज़ को कवर करवाया। आज से 14-15 साल पहले की बात है, और ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है। अहमदाबाद का पूरा इनका बैकग्राउंड है, लेकिन ये बॉम्बे में रहते हैं। वहाँ पर इसने बताया कि जैसे बहुत सारे दोस्त थे स्कूल टाइम की पे, जब ये पढ़ा करते थे, तो इसको ना शुरू से ही इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। आघोर विद्या, शमशानी क्रियाएं, मशानी क्रियाएं, हमेशा ये था दिमाग में कि यार इनके पीछे क्या होता है, मुझे सीखना है, समझना है। इसके नाना साइड से सिद्धियाँ चलती आ रही थी, लेकिन वो सारी मामाओं को मिल रही थी। इसके दिमाग में हमेशा से ये था कि यार मैं भी इलाज कर पाऊँ, मैं भी उतारे कर पाऊँ, जानूँ इन चीज़ों को कि ये चीज़ें क्या होती हैं, इन्हें सिद्ध कैसे किया किया जाता है। तो इसका एक दोस्त था विनय, जब ये स्कूल टाइम में हुआ करते थे, और ये डेली जैसे शाम को बाहर घूमने जाया करते थे। तो एक दिन इनका प्लान बनता है कि फिर दोबारा घूमने निकलते हैं। सिगरेट वगैरह पिया करते थे, जाते थे, जैसे मरीन लाइन्स हो गई, वहाँ पे आसपास चीज़ें घूमा करते थे, इधर उधर देखा करते थे। तो इन्होंने खुद अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई आते वक्त ना, जिस रास्ते से हम आते थे, पहले एक दरगाह पड़ती थी, उसके बाद एक कब्रिस्तान पड़ता था, फिर एक शमशान पड़ता था। उसी रास्ते से डेली हम आया करते थे। तो विनय डेली मेरा इंटरेस्ट देखा करता था कि जब मैं कब्रिस्तान के वहाँ से जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ क्या चल रहा है, रिचुअल्स हो रहे हैं। शमशान के बाहर से जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कुछ रिचुअल्स वगैरह हो रहे हैं।
वहाँ पर डेली ऐसी एक्टिविटी हो रही थी। तो विनय ने एक दिन खुल के इससे बात करी कि भाई तू क्या चाह रहा है। इसने बताया कि यार मेरे को भी ये चीज़ें सीखनी है कि ये सैटेनिक चीज़ें कैसे होती हैं, मुझे भी सिद्धि करनी है, मुझे भी एंटिटीज़ देखनी है, बात करना है ये वो। तो इसने बताया कि ठीक है, मैं जानता हूँ एक बाबा को, उस बाबा से मैं तेरे को मिलवाता हूँ, वो बाबा तेरे को बताएंगे कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। ये लेके गया विनय एक बाबा के पास। तो बाबा ने इसे देखा और बताया कि देख तू कर सकता है ये चीज़ें, क्योंकि तेरे ख़ानदान में ये चीज़ें होती आ रही है नाना वाली तरफ से, बट वो तेरे को ये सिद्धि नहीं देंगे। मतलब भड़का दिया एक तरीके से ना उस नाना वाले परिवार को लेके कि वो तेरे को सिद्धि नहीं देंगे, वो अपनी ब्लड लाइन की चीज़ों में चलते आएंगे, ऐसा ऐसा है। तो इसने बोला मेरे को बताओ क्या कर सकता हूँ। तो इन्होंने बोलना शुरू करा, जो भी रात ऐसी होगी जैसा अमावस्या की रात होती है, ये चीज़ें होती है, उस दिन मैं तेरे को बुलाऊंगा, फिर हम आइयो, मैं तेरे को बताऊंगा ये चीज़ें कैसे काम करती है। तो भाई 3-4 दिन बाद फ़ोन नंबर जैसे एक्सचेंज हो गए, तो उसने जो बाबा थे उन्होंने फ़ोन करा कि आज रात तेरे को यहाँ पे आना है, ये चीज़ें लेके आनी है। मीठा मंगाया, चीज़ें बलि के लिए चीज़ें मंगाई गई जो वहाँ पे बलि देनी होती थी। 4-5 बार तो उस बाबा ने इसे बुलाया। जैसे जब भी कोई ऐसी काली रात आती थी जिस दिन वहाँ पर चीज़ें की जाती थी, तो इन सब चीज़ों में क्या हुआ, इसने ड्रग्स शुरू कर दी। जैसे गांजा हो गया कि आप बाबाओं के साथ बैठते हो तो वहाँ गांजा कंज्यूम करते हो, और चीज़ें अलग अलग जैसे चिलम बनती है, भाई इतनी नॉलेज नहीं है, जो बताया वो बता रहा हूँ, कि वहाँ पर ये जाने लगे और ये सारी चीज़ें कंज्यूम करने लगी। तो इसके जो थॉट्स थे ना, वो भी पूरी तरीके से नेगेटिव आने स्टार्ट हो गए कि भाई मतलब इसको भी ऐसा हो रहा था कि मुझे अगर सीखनी है तो अघोर विद्या सीखूं, मैं भी काली क्रियाएं सीखूं, पूरी तरीके से जैसे एक तरीके से कन्वर्ट हो गया था कि मेरे को भी अब यही विद्या सीखनी है। 4-5 बार मिलने के बाद उस बाबा ने पता क्या करा बोला बेटा अब तेरा एक लेवल अप करने का टाइम आ गया, तुझे पता चल गया कि इन सब चीज़ों डील कैसे करते हैं, अब मैं तुझे मिलाऊंगा एक मौलवी से, और वो मौलवी तुझसे पूछेगा तो तू बताइयो कि तेरे को किस एंटिटी को सिद्ध करना है। अच्छा। 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद ये बाबा बुलाते हैं और वहाँ पे आता है एक मौलवी। तो ये जब वहाँ पर पहुँचा तो इसने बताया कि अक्षय भाई मैंने उन मौलवी को देखा, उनके कपड़े बिल्कुल काले थे, मतलब अगर वो कुछ भी पहन रहे तो पूरा ब्लैक है, सर पे पट्टा वो भी ब्लैक, पूरे कपड़े ब्लैक। और मेरी बात उनसे हुई, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे अपने बारे में कि मैं इतने टाइम से सिद्धियाँ कर रहा हूँ, तारे कर रहा हूँ, मेरे को पता है, और मेरे को बताया कि ये मेरा शिष्य है। मौलवी ने बताया कि ये बाबा मेरा शिष्य है, और अब तू भी मेरा शिष्य बनना चाहता है तो कोई नहीं, मैं तेरे को बताऊँगा चीज़ें कैसे काम करती है। ये बात इनकी हो गई पूरी तरीके से। अब वो जो मौलवी था उसने अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी कि जब मैं तेरे को बुलाऊँगा ना, तो हो सकता है कि तेरे को अपने खून की आहुति देनी पड़े, हो सकता है तेरे को फिर दोबारा बलि का सामान लाना पड़े। और भाई ऐसा ही हुआ। 15 दिन बाद जब उस मौलवी ने इस लड़के को बुलाया जो हमारा सब्सक्राइबर है, विनय का रोल यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है, विनय का रोल ख़त्म। अब इसको जब बुलाया ना, तो इसको बोला कि तेरे को अपनी उंगली काट के यहाँ खून गिरना है, पर तू इस सर्कल से बाहर नहीं निकलेगा। इसने बताया अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, उस मौलवी ने मेरे सामने 3 एंटिटी खड़ी कर दी रिचुअल से। वहाँ पर जिन जिन्नात और एक कोई एंटिटी होगी जो थोड़ी ठीक सी थी, मतलब अच्छे रूप में 3 एंटिटीज खड़ी कर दी जो दिखने में सारी की सारी डरावनी थी। और वो कहाँ खड़ी थी, अगर मैं इस सर्कल में हूँ तो तीनों एंटिटी मेरे सामने खड़ी है। क्या हुलिया क्या था उनका? वही जो डरावना होता है, लंबे अच्छे खासे हट्टे कट्टे, डार्क आंखें, लाल गला हुआ शरीर, जला हुआ शरीर, उस तरीके से। इसने बताया कि मैं उस टाइम पे ऐसा हो गया था, मैंने पहली बार कोई चीज़ देखी थी, लेकिन मेरे को भरोसा था कि बाबा मौलवी है, मुझे कुछ होने नहीं देंगे, ठीक है। पूछा गया इससे कि तेरे को कौन चाहिए, अगर तेरे को जिन चाहिए तो तू जो इससे मांगेगा वो तेरे को देगा, तेरी बात मानेगा। पैसा चाहिए, जायदाद चाहिए, ये चाहिए ट्रेजर वगैरह के लिए। दूसरी जिन्नात जो था उससे इंट्रोड्यूस कराया कि ये जो जिन्नात है ये तेरे को लस्ट प्रोवाइड करेगा। अगर तेरे को किसी लड़की से बातचीत करनी है तो ये तेरी बातचीत करवाएगा, संबंध बनवाएगा, जब तेरे को ख़त्म करना है ये सब करवाएगा। तीसरी एंटिटी ये डिफाइन नहीं कर पाया, पर मेरे हिसाब से कोई वो पवित्र एंटिटी या कुछ अच्छी थी, जिसमें बताया कि ये तेरे थॉट्स को मेंटेन करके रखेगा कि तेरे को नेगेटिव थॉट्स ना आए। अगर तेरे को कोई भी एक चाहिए तो तू बता दे। उस टाइम पे इसने साफ बोल दिया कि मेरे को नहीं लग रहा मैं इनमें से किसी को भी हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा अपने मामा की साइड से ये सुना है कि ये तीनों एंटिटी ही इंसान को ख़त्म करने के लिए होती है। उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तू बता तेरे को कौन चाहिए। तो इसने बोला कि अगर मुझे चाहिए होंगे तो सब चाहिए होंगे। तो इतना बोलते ही वो इसके शरीर पर टूट पड़े, तीनों शरीर। इसने बस ये बताया कि भाई मैं ऐसे था कि एकदम से सांस लिए, एकदम से जैसे होता है ना चेस्ट पंप हुई और एकदम से यूँ हुई। तो उसने मौलवी ने बोला कि अब से तू जो चाहेगा वो होगा। अब उसको तीनों मिल गए, वो तीनों मिल गए।
तो धीरे धीरे भाई ये जो चाह रहा है हो रहा है। इसने बता रहा हूँ, जैसे इसने बोला ना कि मेरे को उस लड़की से बातचीत करनी है, इसने बता दिया कि मैंने 15 ईयर्स में पहली बार किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ। इसने बताया कि अगर मुझे पैसे चाहिए होते थे तो मैं डीजे का काम करना शुरू कर दिया था मैंने। मेरे को इतना काम मिलने लगा, मेरे को हर पार्टी से इनविटेशन आए। और सबसे मज़े की बात बता रहा है कि इनविटेशन आ रहा है तो वो वहाँ के जो लोग हैं वो मेरे को दारू दे के जा रहे हैं। जैसे भोग चाहिए होता ना इन एंटिटीज़ को, दारू मिल रही है, गांजा, सिगरेट, सब कुछ। मतलब जैसे एक इंसान को जो लाइफ चाहिए, लाइफस्टाइल, पैसा, लस्ट, फेम, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अब हुआ क्या कुछ टाइम बाद उन एंटिटीज़ ने इससे भोग मांगना शुरू करा कि हमें खून चाहिए। ये साक्षात जैसे बात किया करती थी, दिखा करती थी, तो इन्होंने अपना सामने रखना शुरू कर दिया कि हमें खून चाहिए। अब ये बोले मैं खून कहाँ से लेके आऊँ? बोले हमें मतलब नहीं है, हमें खून चाहिए। तो इसने क्या करा, अपना ही खून, अपना ही हाथ काट के खुद ही खून पिया करता था। जो शुरू में बताया था ना, वीडियो प्रूफ दिया है। वहाँ से क्या हुआ, इसको समझ में आ गया कि मेरे से गलती हो चुकी है, मैंने कोई बहुत बड़ी आफत अपने सर पे ले ली और मैं बताऊँ किसे। और वो मौलवी फ़ोन करता है रात को तो उसके पास भी जाना पड़ता है, वो अलग खून गिरवाए, इससे वहाँ पे आहुति दिलवाए। वो भी वो डेली करवा, वो भी डेली नहीं, जैसे तो हो गया है, मतलब उसके पास आ गई थी फिर भी करवा रहा था। भाई साधना तो खत्म नहीं हुई ना। साधना तो चल ही रही है। जो मौलवी ने शिष्य बना लिया इसे अपना, वो हफ्ते 2 हफ्ते में बुला रहा है, वहाँ पे खून की आहुति दे रहा है, ये अपना हाथ काट के खून पी रहा है। पर दिमाग में जब आप क्या आ जाता है ना कि गलती हो गई है, इसने ये करा, विनय से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, विनय आउट ऑफ कांटेक्ट हो चुका था इससे। विनय इससे बातचीत नहीं कर रहा। अभी से ये समझ नहीं आ रहा मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँ। मौलवी के फ़ोन आते हैं, शमशान कब्रिस्तान में जाना पड़ता है। इसने पहले मौलवी ने इसको नहीं बताया था कि तेरे से भोग मांगेंगे, या कुछ इसने मौलवी से नहीं कहा था ये खून मांग रहे हैं मेरे से, ऐसा कुछ बात? कोई बातचीत नहीं हुई। शुरू में वो होता है ना कि अट्रैक्शन हो रहा है, चाहिए 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 वाली चीज़ होती है। तो मौलवी बुला रहा है, जा रहा है, खून दे रहा है, वहाँ पे साधना कर रहा है, उनकी भक्ति कर रहा है, गांजा लेके जा रहा है। मतलब एक तरीके से ये यूज़ हो रहा था, चेला बन गया पूरा, चेला बन गया, यूज़ हो रहा था। तो धीरे धीरे वक्त गुजरा, और वक्त गुजरने के बाद इसे ऐसा लगा कि भाई मेरे से कोई पूछने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, मैं किसे बताऊँ किसे नहीं बताऊँ। तो इसने क्या करा, रात को 10 साढ़े 10 बजे होते ही अपने घर से चुपचाप ये बाहर निकल जाता। बाहर निकल के परेशान घूम रहा है रात भर, मतलब वही नशे कर रहा है, सोच रहा है मैं क्या करूँ, किसे बताऊँ। विनय को फ़ोन मिला रहा है, विनय फ़ोन नहीं उठा रहा। वहाँ पर इसे एक एंटिटी मिली, टीना नाम की। टीना नाम की एक एंटिटी मिली, जिससे ये रात भर बैठ के शमशान में बातचीत किया करता था। उससे अपने सुख दुख बांटे करता था, उसे बताया करता था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। नाइट आउट करता था और ये बोल के निकलता था घर से कि विनय के साथ जा रहा हूँ। विनय इससे आउट ऑफ टच था। वहाँ पे जाता, शमशान में बैठा करता, अपने आप से बड़बड़ाता रहता। खैर किसी ने देखा भी नहीं था कि मैं ये बोलूँ भाई किसी ने देखा। उसने बताया, खुद ही बताता था, भाई एक टीना नाम की एंटिटी मिली, उससे मैं अपने सुख दुख बांटा करता था। और दूसरी एंटिटी मुझे परेशान नहीं करती थी, और इसलिए परेशान नहीं करती थी क्योंकि मैं उन्हें टाइम पे अपना ही खून काट के हाथ पीता रहता था। तो उस चीज़ से मैं कहीं ना कहीं बचा हुआ था। अब क्या हुआ, टीना नाम की जो एंटिटी थी, भाई उसे इससे प्यार हो गया होगा। तो जब भी अब ये लस्ट की नज़र से किसी और को देखे तो टीना से इसके थप्पड़ पड़े। अच्छा। ये कि कहीं और कैसे देख रहा है तू, मैं सुनने के लिए बैठी तो हूँ, पर सुनने के लिए बैठी है ना, कुछ कर तो नहीं सकता। वो दिमाग में आता है कि भाई लस्ट वाली चीज़ बर्बाद हो गई, वहाँ से एंटिटीज़ पीछे पड़ी हुई है, समझ नहीं आ रहा करूँ क्या करूँ। एक चीज़ अच्छी हो गई इसके साथ, इसकी मम्मी ने ना इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया, ये रात भर जा कहाँ रहे। तो क्या हुआ, जब एक रात ये बाहर जा रहा था ना, उस टाइम पर ये पोजेस रहा करता था। इसे खुद को भी नहीं पता था कि ये पोजेस चल रहा है। जब एक रात ये बाहर जा रहा था, इसकी मम्मी ने जाते हुए इसे देख लिया और सीधा मामा जी को फ़ोन कर दिया, जिनके अंदर इस चीज़ की सिद्धि थी। मामा जी को पता चला, इन्होंने क्या करा, मामा जी ने बोला तुम इसे रोक लो, मैं आ रहा हूँ। इन्होंने रोक लिया, और मौलवी ने फ़ोन करके बुलाया था, रोक लिया मम्मी ने कि तू नहीं जाएगा, और ये घर में पागल हो रहा है, मेरे को जाना है, वरना वो मुझे मार देंगे। तो घर वालों ने पहली बार सुना कि ये पागलपन के दौरे खा रहा है, बार बार बोल रहा है वो मुझे मार देंगे। मामा जी वहाँ पहुँचते हैं। मामा जी ने भिड़ते ही पहले तो इसे मारना शुरू करा, पूछना शुरू करा कि इतनी रात को तू कहाँ जा रहा है। और ये बार बार ये बोल रहा है वो मौलवी मुझे मार देगा अगर मैं वहाँ नहीं गया, और ये तीनों मुझे मार देंगे। तीनों कौन, वही जो जिन्नात और तीसरी जो एंटिटी है। तो ये मामा जो थे अपने साथ लाए थे सामान कि पता है कोई ना कोई दिक्कत होगी। तो इन्होंने क्या करा, वहीं पे उसे बैठा के, और जैसे एक तरीके से शरीर को बांधा पहले तो, जैसे एक तरीके से वशीकरण करा कि चीज़ें बंध जाएं,
फिर पूछना शुरू करा कि भाई तुम कौन हो। अब वो एंटिटी सामने आ गई कि हमें इसे ले जाना है। आज वो मौलवी इसे गाड़ेगा ज़मीन में। और मारने की प्लानिंग चल रही थी। हाँ, सस्पेंस तो बहुत तगड़ा है इसका कि आज इसकी बलि देनी है, हमें जान दो। वो वहाँ पे वेट कर रहा है। ये सिर्फ मामा को दिख रहा है अब, ये जो मामा जो सुन रहे हैं ना, सारी चीज़ें हो रही है, घर परिवार वाले सब सुन रहे हैं। यही बता रहा है अपने अंदर से कि आज इसे गाड़ना है, आज इसे बुला के वो मौलवी गाड़ेगा। तो मामा ने बोला तुम किस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, तुम क्यों हो इसके पीछे। खून की आहुति दी है इसने, खुद से बोला है मेरे अंदर आओ, और वो मौलवी अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। करवा कौन रहा है? विनय। विनय करवा रहा है सब कुछ। विनय और मौलवी की सेटिंग हो रखी है। पूरा ये प्लान था इसको जान से मारने का, और जो विनय इसका दोस्त है वही सब कुछ करवा रहा था। तो वो भी इस तंत्र विद्या में और इन सब चीजों में है, या उसकी कोई अलग दुश्मनी थी इससे? उसकी दुश्मनी ये थी, विनय की जो गर्लफ्रेंड थी उसने एक बार इसके सामने बोल दिया होगा कि मैं इसे पसंद करती हूँ। मतलब जैसे व्यवहार हो गया, घूमना फिरना हो गया, बातचीत हो गई। विनय को वो चीज़ बुरी लग गई, और विनय ने इस तरीके से इसकी फील्डिंग सेट कर रखी थी कि इसको इसी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, इसको इसी तरीके से बर्बाद करूँगा कि इसे पता ही नहीं लगने देना। और ये दोस्त कितने पुराने थे भाई? स्कूल टाइम के। ये चीज़ अभी रुकी ही नहीं। हुआ क्या, मामा को जब ये चीज़ पता चली तो उसने दिखाया, भाई देख लो, जो भी नहीं, मतलब जो लड़का है उसकी मम्मी को, कि ऐसे ऐसे ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। 80-90% इसने पूरा शरीर ख़राब कर लिया है। गांजा और ये ड्रग्स वगैरह, लस्ट, ये जो एंटिटीज़ है, मारण क्रिया इसने अपने ऊपर खुद करवाई। वहाँ मौलवी इसके ऊपर क्रिया करता था, ये बैठ के खुद खून की आहुति देता था। जैसे अगर कोई आपको बोल रहा है तेरे को मरना है तो खून डाल, ये लो। अगर तू चाहता है कि तू इसी नरक में भटकता रहे तो खून डाल, ये लो। इसे यही नहीं पता था ये कर क्या रहा है। पूरी तरीके से रिचुअल्स में लगा पड़ा है वहाँ पर, इसके ऊपर क्रिया हो रही है, इसे कोई अंदाज़ा ही नहीं है इसके साथ हो क्या रहा है। ये सारी चीज़ें होने के बाद खुद से आत्माओं का वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया कि जो इसके पास थी, जिन और ये सब। इसे समझ ही नहीं आ रहा ना हो क्या रहा है। और वो क्या पता कौन थी, टीना, कोई जिन्नाती टीना बना घूम रहा हो। तो इसको तो बस इतना पता था मेरी सुनने वाला कोई है, मेरी सुन रहा है। उस टाइम पे क्या हुआ, इसका उतारा करा गया। उतारा करने के बाद इसे एक धागा दे दिया कि भाई अब तू नहीं जाएगा, तेरे को किसी से मतलब नहीं रखना, तेरे को ये सारी चीज़ों से दूर रहना है। एक दिन ये 3-4 दिन घर पे रुका, 3-4 दिन बाहर गया, पुराने दोस्तों से मिला। वहाँ पर इन्होंने बियर पिला दी, बियर के बाद गांजा पिला दे, गांजा पिलाने के बाद सीधा अपना धागा पकड़ के तोड़ दिया, फेंक दिया। तोड़ के फेंक के अपने घर वापस आ गया। घर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया कि भाई 4-5 दिन बाद दोस्तों से मिला है, धागा तो बंधा ही हुआ है, अब तो कुछ होगा नहीं। वही सारी एक्टिविटीज़ फिर शुरू कर दी। फिर दोबारा उसी मौलवी के कनेक्शन में आ गया। वहीं पे जा रहा है मौलवी के पास, और मौलवी पूछ रहा है कि क्या चल रहा था। बोला मामा को लग रहा था वो चालेगा। सब बता दिया। हाँ, सब बता दिया वहाँ जाके। मामा को लग रहा था वो नहीं बोल रहा होगा तो जिन्नात बता रहे हो, फिर से एक्टिव हो गए उसके अंदर, सारे एक्टिव हो गए। जैसे उसने धागा तोड़ दिया कि मामा को लग रहा था मामा बचा लेगा, ऐसे थोड़ी ना बचा लेगा, इसकी बलि दे रखी है, ऐसे थोड़ी ना बचा लेगा, इसको मरना तो पड़ेगा ही। मतलब खुद ही बोले जा रहा है मरना है मरना है मरना है करके। अब मौलवी को लगा भाई कैसे क्या करा जाए, कि मतलब जैसे होता ना, आपने दे रखा है प्रण कि इस दिन जाएगा, नहीं गया तो फिर वो रात बुलानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उस दिन नहीं मरा आज मार दो, तो कुछ रहा होगा टाइम। तो उसने क्या करा, मौलवी ने दोबारा बुलाना शुरू करा। फिर दोबारा घर पे अभी तक पता नहीं चल रहा, चुपचाप सोने के बाद फिर घर से निकल जाए, वहाँ जाके आहुति दे रहे। तो एक दिन मामा को सपना आया, इसके जो पितर थे वो पहुँचे वहाँ पे मामा के सपने में कि ऐसे ऐसे उसने धागा तोड़ दिया, और घर वालों को पता नहीं लग रहा। वो रात को जाता है और सब मतलब सुबह होने से पहले वो घर में वापस आ जाता है, तो उसे संभाल लो। मामा जी ने क्या करा, बिना बताए वहाँ पर पहुँच गए घर पे। और वो बंदा पता क्या कर रहा था उस टाइम पे भाई, वो बंदा कर रहा था नहीं, कर चुका था। इसका एक दोस्त है, उसका नाम नवीन रख लो। नवीन एक दोस्त है, उसे एक दिन इसने बुलाया नवीन को, बोला कि भाई वो मुझसे वो भोग मांग रहे हैं, मुझे खून चाहिए। नवीन बोला पागल वागल हो गया क्या। नवीन एक्चुअली में इसका बहुत बहुत करीबी दोस्त है, वो कहीं गया हुआ था टाउन छोड़ के, वो आया था वापस। इसने बोला उस दिन जिस दिन मामा के सपना आया, ये थोड़ा सा मैं बताना भूल गया था, नवीन के साथ बैठ के स्कूटी पे ये गया है, इसने बकरा खरीदा है, नवीन के सामने उस बकरे की कुर्बानी दी है, इसने उसके सामने खून पिया है, उसके बाद ये नॉर्मल हुआ है। और जब इसने इतना कर दिया, तब
इसके वो जो पितर वो मामा के पास भागे। सपने में जो आए थे। हाँ, जो सपने में आए कि एक ऐसे ऐसे कर रहा है, इसे बचा ले, इसने धागा तोड़ दिया, बलिया दे रहा है और ये मौलवी के कंट्रोल में है और मौलवी से कर देगा ख़त्म। मामा घर आए, मामा ने सारे घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे कर रहा है। तब तक तो ये काम कर चुका था। उसके बाद फिर इससे पूछा कि भाई तू क्या चाहता है, तेरा धागा कहाँ है। फिर वही पोजेशन आ गया कि इसे लेके जाना है, इसकी बलि देनी है। उस दिन तो तुमने बचा लिया था, अब नहीं बचा पाओगे, भोग तो हमने ले ही लिया। भोग ले लिया, भोग ले लिया, भोग ले लिया। उसके बाद भाई बहुत देर तक इसे समझाया गया। फिर दोबारा इसके उतारे हुए। उतारे में जो होता था बस ये चीज़ थी कि मामा अपने अंदर पड़नाना को बुला लेते थे। नाना तो अपने घर पे थे, पड़नाना को बुलाते थे। जो पड़नाना से सिद्धि चली आती थी, फिर इसका उतारा हुआ वहाँ पे उन्हीं सारी चीज़ों को निकाल के अपने हाथ में, वो जो मामा जी थे वो कहीं फेंक के आए, सारी चीज़ें उतार के इसे फिर ताबीज़ दिया। अच्छा। ताबीज़ देने के बाद कुछ टाइम तक चीज़ें सुधर गई। कि एक होता है ना कि आपके दिमाग में ये चीज़ें अब नहीं आ रही, टाइम के साथ सारी चीज़ें ठीक हो रही है, ठीक हो गई, घूम रहा है, आ रहा है, जा रहा है। और इसने एक चीज़ अच्छी कर ली, अब इसने अपना ध्यान मंदिर में डाल लिया। अब ये पूजा पाठ में चला गया पूरी तरीके से कि वहाँ पर जाता, पूजा पाठ करता, सुबह शाम पूजा करता। लेकिन एक चीज़ इतनी जल्दी से नहीं जाती और वो थी एडिक्शन ऑफ गांजा। कि आप मंदिर में भी जा रहे, सुबह शाम पूजा कर रहे थे, एक टाइम आपको बहुत क्रेविंग होती है कि आपको चाहिए 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 गांजा चाहिए। उस टाइम पर इसको एक भैया मिलते हैं, मयूर भैया। वो उस मंदिर के कोई बहुत पूजनीय थे, काफ़ी टाइम पुराने थे। तो उन्होंने जब इसकी हालत देखी ना कि ताबीज़ों पे जी रहा है और इस पे धागों पे जी रहा है, तो मयूर भैया से काफ़ी इसका कनेक्शन बॉन्ड हुआ कि भैया मुझे भी मंदिर में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बनना है, सारी चीज़ें करनी है। उन्होंने बस हर किसी ने एक चीज़ समझाई थी कि इस चीज़ का ध्यान रखियो कि तेरे को किसी के मरे में नहीं जाना और किसी के जन्म में नहीं जाना। मतलब आप किसी के डेथ में नहीं जा सकते और जब किसी बच्चे का जन्म होगा वहाँ नहीं जा सकते। आपका धागा जो भी है सब खंडित हो जाएगा। जो एंटिटीज़ उतारी थी जिस दिन ये मयूर भैया से मिला है, मयूर भैया ने इसे देखते ही पता क्या बोला कि जो तेरे ऊपर सब कुछ कर रहा था ना, आज रात वो ख़त्म हो जाएगा। उसी रात वो जो मौलवी था उसका एक्सीडेंट हो गया, मौलवी ख़त्म। क्योंकि वो एंटिटीज इसकी बलि मांग रही थी। उसने मौलवी ने बोल रखा था बलि मिलेगी, जब इसकी नहीं मिली तो वो जो मौलवी को ले गए। अब यहाँ पे सारी चीज़ें चलती रही। जब इसको मंदिर में कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। ये जो मयूर भैया थे ये भी ये भी सिद्धि वाले थे। तो इनका एक दिन प्लान बनता है कि महाकालेश्वर हम जाएंगे। अब यहाँ से इनकी कुलदेवी का थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है। इनकी बात होती है महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करके आएंगे। तो मंदिर के जितने भी 4-5 जने थे, इंक्लूडिंग ये जो लड़का है, ये सारे के सारे महाकालेश्वर जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, मयूर भैया को पता था भी इसका पूरी तरीके से उतारा हुआ नहीं है, ताबीज़ और धागों पे अटका हुआ है। वहाँ पर जब ये महाकालेश्वर में गए तो जब वहाँ की आरती हुई ना, ये झूम गया वहाँ पे। हाँ, ये वहाँ पे झूम गया कि मतलब वो जो एंटिटीज़ थी वो एकदम से नाचना शुरू कर दी। तो उस टाइम पर इसे लेके गए होटल के अंदर, जो नियर बाय होटल था। वहाँ से पहली बार इसे पता चला कि इसकी जो कुल देवी है सामने होटल के उनका पहाड़ पे मंदिर है। और ये चीज़ मयूर भैया को पता थी, इसको नहीं पता था कि इसकी कुल देवी है कौन। वहाँ पर जानबूझ के कमरा लिया गया। वहाँ पर इसे बोला गया कि अब तेरा मैं उतारा कर रहा हूँ, अब तेरे को धागे और ताबीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तू अब चीज़ों को अपनी आंखों से देख सकता है। मतलब जो एंटिटीज़ हैं उन्हें तू देख सकता है। वहाँ पर क्रिया करेगी। इसे एक नारियल दिया जो पानी से भरा हुआ था। बोले जब मैं बोलूँगा ना तब इसे फोड़ियो, उससे पहले मत फोड़ियो। और जैसे ही उन्होंने क्रिया करनी शुरू करी तो उनके अंदर उनके कुल देवी देवता आ गए। उनकी आंखें लाल हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। उन्होंने बोला अब खड़ा हो जाओ और चलना शुरू कर दरवाजे की तरफ। जैसे ही इन्होंने चलना शुरू करा, बोल दिया यहाँ पे नारियल फोड़ दे। नारियल फोड़ते ही वहाँ पे हो गया बेहोश। एक तरीके से मान लो कि वहाँ पे से उसका उतारा हो गया। उठा, बोले फिर दोबारा उतारा होगा। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा उतारा हुआ, मतलब 2 से 3 बार उतारा हुआ। फिर उनको बताया गया आपकी कुल देवी ये है। और उन नाम तो मैं नहीं लूँगा, पर उन कुल देवी की शक्ति क्या है कि वो किसी भी इंसान को ना, मतलब किसी भी आदमी को औरत बनाने की शक्ति रखती है और औरत को आदमी बनाने की शक्ति रखती है। हाँ, मतलब अगर कोई बहुत अच्छी पूजा पाठ कर ले तो वो किसी को भ्रमित करने के लिए आदमी से औरत का वेश ले सकता है, और औरत का जो है वो औरत जो है आदमी का वेश ले सकती है अपनी सिद्धि से। उनके अंदर ये शक्ति है। यहाँ से ये सही ट्रैक पे आना स्टार्ट हो गया, पूजा पाठ करने लग गया, सब कुछ सही हो गया। और फिर मंदिर जाना स्टार्ट कर देता है। मंदिर में जाता है तो एक टाइम पे होता है कि क्रेविंग होती है आपको, वो गांजे वाली चीज़ तो हट नहीं पा रही थी। तो एक बारी का एक्सपीरियंस इन्होंने अपना शेयर किया कि अक्षय भाई लास्ट हुआ था ये मेरे साथ, और उसके बाद मुझे पता चल गया कि मैं शापित हो चुका हूँ।
तो इन्होंने बताया कि एक दिन गांजा पी के मंदिर में पीछे बैठे हुए थे, शाम का टाइम था, अप्रॉक्सीमेटली 8:30-9 बजे होंगे, जब आरती वगैरह ख़त्म होती है, सब कुछ वाइंड अप हो रहा था। तो इन्होंने पी रखा था, हाईली चार्ज थे ये पूरी तरीके से। इतने में एक कोई बुज़ुर्ग आदमी छल के आता है और इसे दिख रहा है धुंधला धुंधला, तो इसे लगा मैंने पी बहुत रखा है, मैं पूरा आउट हो चुका हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है। वो आके बाबा बैठते इसके बगल में और ये बोलता है बाबा पियोगे। अब इनकी बातें हो रही है बंगाली में, ठीक है, क्योंकि ये अहमदाबाद गुजरात से, बंगाली कह रहा हूँ, गुजराती में। तो ऐसे कुछ बातें हो रही है, तो बाबा यही बोल रहे कि अच्छा पी लिया तूने, मेरा भी बना माल। तो इसने बनाया बाबा जी के लिए, वो जो भी था, बाबा जी ने एक कस यूँ लगाया, एक ही बारी में वो पूरा ख़त्म कर दिया। इसका इतना बुरा हाल हुआ कि इसने अपनी आंखों से फिर वही चीज़ देख ली कि कोई एंटिटी बैठी हुई है। तो ये भागा अपनी मम्मी के पास बड़ करता हुआ। मम्मी के पास जब पहुंचा तो इनकी मम्मी पूछने की कोशिश करी क्या हुआ क्या हुआ, इससे बताया ही नहीं जा रहा। मैं मिला था। तो इसी मम्मी ने क्या करा, वही जो हनुमान चालीसा और जो बजरंग बाण होता है चला के घर में इसे सुलाया बड़ी मुश्किल से। 2 घंटे बाद हड़बड़ाता हुआ तो ये सोया। जब सुबह उठा इसने बताया कि ऐसे ऐसा मुझे ये सारी चीज़ें दिखी थी, मैं मंदिर नहीं जाऊँगा। फिर जो इसके मामा जी थे उन्हें बुलाया, मामा जी से पूछा गया क्या था, तो मामा जी ने बताया वो तो बहुत पवित्र आत्मा थी कोई, जो मंदिर के अंदर आ रखी थी और इसके भले के लिए आई थी कि टाइम हो गया घर चला जाए, कोई पितर वगैरह रहे होंगे। और नाना जी सब पता लग जाता है एक तरीके से, सिद्धि चलती आ रही है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर से इसे ये पता चला, मामा जी ने खुद बता दिया कि इसे सारी चीज़ें दिखती रहेंगी अब ये। और फिर जैसे चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो इसने खुद बता दिया कि अक्षय भाई अब ऐसा होता है, अगर मैं मंदिर में हूँ और कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसके साथ ये दिक्कत है, तो हम क्या देखते हैं, जो हम सुनते हैं ना इंसिडेंट में कि इंसान चलता हुआ आ रहा है और उसके अंदर जो एंटिटी है वो मंदिर के बाहर रुक गई। तो आम लोगों को इंसान दिखता है, मैं वो एंटिटी भी खड़ी देख लेता हूँ कि मंदिर के बाहर इसका वेट कर लिया, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि पता है घबरा जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो अगर इसको ऐसा दिखता है ना कि इस इंसान के साथ दिक्कत हो, तो ये क्या करता है, कोई ऐसा उपाय दे देता है उसे, जैसे भीड़ में चलते चलते कोई धागा दे दिया अपनी तरफ से, कुछ ऐसा कर दिया राहत के लिए। लेकिन आज भी इसके साथ ऐसा सीन है कि चलते फिरते इसे एंटिटीज दिख जाती है। पर अब इस पे हावी नहीं होती, इस पर जब तक हावी नहीं होगी, जब तक ये अपनी कुल देवी की पूजा करेगा। इनकी कुल देवी ही इनकी रक्षा कर रही है अब, और बाकी जो इनके मामा साइड के, नाना साइड का जो परिवार है वो तो है ही। अच्छा। और जो इसका जिन वगैरह थे वो हट गए, वो सारा उतारा हो गया था पूरी तरह, मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि वापस आए या नहीं, क्योंकि वो मौलवी को ले गए ना अपने साथ। एक और जो एंटिटी आई थी वो जो बताया था आपने कि वो टीना। टीना, उसका वो कैसा entity वो थी? कोई नहीं था भाई, वो मैं बता रहा था ना, वो जिन का ही कोई रूप होगा, जो इसको बांध के रखने वाली चीज़ थी कि इसे इधर उधर जाने मत दो, किसी से मिलने मत दो। इन सब चीज़ों में इसने बहुत कुछ खो दिया अपने आप, बहुत टाइम। विनय तो भाई इसके आउट ऑफ कॉन्टैक्ट है अभी भी। वो तो वही तो करवा रहा था सब कुछ, उसने तो शुरुआत की थी इस चीज़ की। क्रेजी। लेकिन ठीक है, अपने आप को भाई भक्ति में डाल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है भाई। और वो वीडियो दिखा देना एक बार जो मैं दूंगा, जो उसने अपने हाथ में से खून पिया करता था एक टाइम पे, फिर उसने टैटू बनवा लिया उस चीज़ का। उसके मार्क्स की तो फोटो है वो होगी, कट्स लगे हुए हैं उसके ऊपर, उसने पूरा टैटू बनवा रखा। अच्छा। और एडिक्शन अभी भी है उसको या हट गई है वो? भाई आखिरी में रिकॉर्डिंग आती है तो मैंने उससे कॉल करके पूछा नहीं, लेकिन मे बी भगवान के दया से हो, एडिक्शन हट जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर क्या ही कह सकते हैं। क्रेजी भाई। और भी कोई है स्टोरी? एक और भाई इंसिडेंट है जो आज जनता को बताते हैं। और जैसे हम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो ऐसे ही हम नॉर्मली ना, पहले तो बताता हूँ कि डिस्कशन छिड़ा कहाँ से और ये रेलवे स्टेशन वाला इंसिडेंट क्यों सिलेक्ट करा गया है। हमारे यहाँ पे ना एक रेलवे स्टेशन है, काफ़ी करीबी है, और उस रेलवे स्टेशन के वहाँ पे ये बात की जाती है कि चीज़ें दिखती रहती है लोगों को अक्सर, ख़ास करके जो पायलट्स होते हैं, जो ट्रेन चला रहे होते हैं, उन लोगों को काफ़ी चीज़ें दिखती हैं। ये जो स्थानीय लोग हैं वो भी ये चीज़ बताते हैं कि भाई ये चीज़ें दिखती हैं। और ये इंसिडेंट इसलिए सिलेक्ट करा गया क्योंकि एक चीज़ ना जो आंखों देखी हमने महसूस की है। हम 3-4 दोस्त थे और हमारा रेलवे स्टेशन पे ना बहुत बैठने का हुआ करता था, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेलवे स्टेशन है उसके सामने से पूरा एयरपोर्ट दिखता है। तो क्या हुआ, जैसे नॉर्मली हम जाते थे तो कुछ लोग वो भी होते थे जिन्हें स्मोक करना होता था, जिन्हें बियर पीनी होती थी,
लेकिन वहाँ पे ये था कि जैसे आप पार्क में बैठते हो तो पुलिस वाले आ जाते हैं भाई, आपसे पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रहे हो, उन्हें लगता है कि ड्रग्स वाला काम ही हो रहा है। तो उस रेलवे स्टेशन पर जाके काफ़ी बैठने वाला सीन होता था कि सामने जो है आपको पूरा क्लियरली एयरपोर्ट दिख रहा है, मस्त वाइब आ रही है, बातचीत कर रहे हो, जब मन करे आप अपने घर आ सकते हो। एक दिन पता क्या हुआ, एक दिन हम 3 दोस्त थे, शर्त लग गई, और पता नहीं क्या सोच के शर्त लगी भाई कभी ऐसा कुछ ट्राई मत करना। आप खुद ही थे? मैं भी था भाई इसमें। अच्छा। हाँ, बहुत पहले की बात है, 2016-17 की बात होगी। तो हमारे बीच में शर्त लग गई कि भाई देखते हैं जब ट्रेन आएगी तो सबसे पहले कौन हटेगा। लाइन से खड़े हो गए 3 दोस्त पटरी पे। अरे हमें पता था यार हम हट जाएंगे। तो क्या हुआ, सबसे पहले एक दोस्त खड़ा था, फिर मैं खड़ा था, और मेरे पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था दोस्त। तो जैसे सामने से ट्रेन आती दिखी ना, बहुत दूर थी भाई, मतलब ये मान लो कि किसी दूर कोने पे होगी। तो हमें लगा ना कि अब हटने का टाइम आ गया, वो हट गया, उसको देख मैं हट गया। तीसरा जो दोस्त था ना, वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, और ट्रेन बस हम ये देख रहे थे, मरा 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 मरा, और जो होता ना ट्रेन यूँ करते करते वहाँ से निकल गई। इतनी देर में हमने ये सोच लिया था कि इसके घर पे हमें क्या जवाब देना है, ये कैसे कटके मरा होगा, सब सोच लिया कि मर गया होगा। जैसे ही वहाँ से ट्रेन गई ना, एकदम से यूँ चौंधा हटता है, हमने देखा हमारे पैरों में पड़ा हुआ है वो। भाई वहाँ पर वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि एक्चुअली में उससे चला नहीं जा रहा था। जैसे वो कूदा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब ये दिमाग में आ रहा है यार कोई ट्रेन का कोई हिस्सा इसके पैर में न लग गया हो, कहीं फ्रैक्चर हो गया हो, कुछ हो गया हो। उससे हम बोले हुआ क्या, बस वो एक ही बात बोले, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके चलो यहाँ से। भाई हमें लगा कुछ ज़्यादा ही सदमा लग गया होगा, क्योंकि मौत देख ली बहुत करीब से। हमने वहाँ से बाइक उठाई, हम तीनों वहाँ से निकल गए। जब हम एक जगह पहुँचे और हमने उससे पूछा ना कि बताएगा हुआ क्या, हटा क्यों नहीं, हमें लग रहा था भाई हो गया तेरा काम। उस बंदे ने पता क्या बताया, बोला भाई वो हट गया था, तू हट गया था, जब ट्रेन आ रही थी ना मैं भी हटना चाह रहा था, पर किसी चीज़ ने मेरे पैर पकड़ लिए थे वहाँ पे, वहाँ पर मेरे से उससे मूवमेंट हुई ही नहीं। ठीक है, हमने इस चीज़ को इस तरीके से ले लिया भाई इसके सदमा लग गया, इसलिए इसने ये बातें कही है। तो क्या हुआ, उसके बाद हम कभी भी उस रेलवे स्टेशन पर गए नहीं। अब ये इंसिडेंट पिक करने का इसलिए क्योंकि हम देखते हैं इस तरफ से कि कैसे रेलवे की दुनिया चलती है। क्योंकि जब आप किसी भी ट्रेन में वर्क करने वाले इंसान से बात करोगे ना, तो उसका ये कहना होता है कि जब भी एक ट्रेन चलती है वो किसी चीज़ की बलि लेती है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, जो भी उसके रास्ते में आएगा वो रुकेगी नहीं। तो ये हमारा जो सब्सक्राइबर है उसका अगर रहने वाला है, इसने बताया कि ये वहीं के किसी रेलवे स्टेशन में काम करता है। तो उसने बताया कि उसकी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी रेलवे स्टेशन में, तो वहाँ पर इनका काम क्या हुआ था, नाइट शिफ्ट मिली हुई थी, और नाइट शिफ्ट में कोई काम नहीं होता। इसने साफ बताया भाई हमारा काम था पत्ते खेलना, कि जैसे कुछ नहीं हो रहा तो हमने पत्ते खेल लिए, बातचीत कर ली, कभी कभार ड्रिंक कर ली जब हमारी शिफ्ट ओवर हो जाती थी। तो मतलब इतना बस ये काम था हमारा कि अगर कोई इंजन ख़राब हो गया उसे टो करके लेके आना। ठीक है, तो वहाँ पर कोई एक एरिया है जो बहुत हॉन्टेड है, और इसे उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। इसके पास रात को कॉल आता है कि इस तरीके से यहाँ पर एक इंजन ख़राब हो गया, और उस इंजन में 3 आदमी थे, एक तो चलाने वाला होगा, 2 जो लाइट वगैरह दिखाते हैं, जो फ्लैग वगैरह करते हैं वो होंगे। रात के अप्रॉक्सीमेटली 11:30 बज रहे थे। इसने टो वाले को कॉल करा जो इंजीनियर था कि ऐसे ऐसे हमें उस एरिया में जाना है। तो उस आदमी ने साफ मना कर दिया कि अच्छा उस एरिया में, मैं नाम अभी ले लेता पर नाम नहीं लेंगे, वो एरिया पूरा फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे। बोला कि यश आपको उस एरिया के बारे में पता नहीं है? तो इसने बोला नहीं, क्या हुआ, चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि इस टाइम पे कोई नहीं जाएगा, जो भी जाएगा सुबह 4 बजे के बाद जाएंगे। उसने ये बोल के फ़ोन रख दिया। तो जब ये यहाँ पर ज्वाइन हुआ था ना, तो एक बहुत करीबी में कोई इसके भैया थे जो मतलब दोस्त बहुत जल्दी बन गए थे। इन्होंने कहा कोई और नहीं जाएगा, ये तो जाएंगे। इन्होंने उसको फ़ोन करा कि भैया ऐसे ऐसे वहाँ से कॉल आया मेरे पास, और वहाँ से टो करके लेके आने कि इंजन वहाँ पे ख़राब हो गया। फिर वही बात आई, वो भी यही बोला कि उस एरिया में जाना है। ये बोला हाँ भैया क्या हो गया, उस एरिया में जाके लेके ही तो आना इंजन, इतना घबराने वाली बात क्या है। भाई उसने भी यही बोला कि नहीं नहीं अभी उस एरिया में जाना नहीं है अपने को, तू सुबह 4 बजे के बाद देखियो। और इन बंदों ने क्या करा, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए कि कोई रिपीट कॉल ना कर पाए इनके पास। मतलब था उस एरिया का, इतना डर रहा होगा। ये वाली बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद इसे ऐसा लगा यार कि कोई दिक्कत में है, क्या पता सही में वहाँ पे साला कोई चोरी चकारी हो जाए, उनके साथ कोई लूट पाट हो जाए,
इसने क्या करा, जो इसे ड्राइवर असाइन था गवर्नमेंट की तरफ से, इसने उसे बोला कि भैया हम चल रहे हैं वहाँ पे। उस बंदे ने भी यही बोला कि भाई उस एरिया में मत जाओ, सुबह 4 बजे के बाद चल लेंगे, उन लोगों को कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। पर ये ऐसे था कि भाई कुछ हो गया तो मेरे से सवाल पूछे जाएंगे, मेरे को जवाब देना पड़ेगा, मैं क्या बताऊँगा। जो सीनियर्स है कि इंजीनियर्स ने फ़ोन ऑफ कर दिया, इसलिए मैं नहीं गया। और इसके दिमाग में पूरी तरीके से यही था कि चोरी चकारी का कुछ प्लान ना हो गया वहाँ पे, कि उनके साथ कोई दिक्कत हो जाए। इसने उस पर फोर्स डाला, ड्राइवर पर बोला हमारा यही काम है ना, चलो बाद में देखेंगे क्या सिचुएशन है। इसने किसी को फ़ोन करा, जो इसके साथ का कोई था वर्कर, मतलब जो एम्प्लॉय रहा होगा गवर्नमेंट सर्वेंट, वो आ गया इसकी जगह पे। इसने गाड़ी उठाई और उसने भी यही बोला भाई मत जाओ, टाइम ठीक नहीं है। सब ने, कम से कम 4 जनों ने इंक्लूडिंग ड्राइवर ने भी मना करा मत जाओ, वो जगह ठीक नहीं है। पर कोई वैसे पूरा रीजन नहीं बता रहा इसको, कोई रीजन नहीं भाई, मना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी आगे देखना क्या हुआ। इसने फिर भी जिद करके ड्राइवर को बोला मेरे को जाना है, वहाँ पे चलना है, उनके साथ कोई गड़बड़ हो जाएगी, चलो। ये वहाँ पर पहुँचा है। इसने देखा कि 1.5-2 किलोमीटर पार करते ही जब वो एरिया आना स्टार्ट हुआ ना, तो जंगल एरिया स्टार्ट हो गया था। और वहाँ जंगल में बहुत क्रीपी वाइब्स थी। फिर इसे ऐसा लगा यार मैंने गलती तो नहीं कर दी। ड्राइवर ने बोला भी कि भैया अभी भी आपके पास टाइम है, हम वापस चल लेते हैं। इसने बोला नहीं भाई हम वहीं चलेंगे, अब तो आ भी गए। ये वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर जाके इसने पूछा जो पायलट था, जो ट्रेन चलाने वाला था, क्या हुआ। बताया पता नहीं कुछ इंजन में दिक्कत आ गई, ऐसे ऐसा। वो 2 बंदे भी वहाँ पे थे जो वहाँ के लोकल थे। तो जब ये वहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने बात करी कि ऐसे ऐसे, जो नियर बाय फ्रीक्वेंसी कैच हुई, जो बात हुई, उनसे भी इन्होंने ये बोला कि ऐसे ऐसे यहाँ पे इंजन ख़राब हो गया। भाई बिलीव मी, वहाँ से पता क्या रिप्लाई आया कि सुबह 4 बजे तक कोई नहीं आएगा। अब इसे ऐसा लगा कि यार मैं यहाँ पे आ भी गया हूँ, और इन्हें अगर लेके चला जाऊँ तो इंजन यहाँ पे रह जाएगा। तो इसने ये खुद फैसला लिया कि जैसे ड्राइवर होता है ना, कि डर रहा होता है कि सर 12-1 बज गए, अब हम वापस भी नहीं जा सकते उस रास्ते से, तो एक काम करते हैं हम यहीं रुक जाते हैं, कम से कम 3 जनों के साथ हम 2 जने 5 सेफ तो रहेंगे। इन्होंने बोला ठीक है। इस लड़के को कोई आइडिया नहीं है उस जगह के बारे में, और कोई बता भी नहीं रहा इसे उस जगह के बारे में। ये भाई सब वहाँ पे बैठे हुए हैं। उन 2 जो पता नहीं पॉइंट मैन होते हैं, कौन होते हैं नाम भूल गया मैं, एक लोको होता है, लोको पॉइंट बीच में ड्राइवर, बाद में 2 पॉइंट व्यू कुछ करके उन्होंने बताया था कि 2 पीछे आगे होते हैं, एक बीच में लोको ड्राइवर होता है। वहाँ पर उनसे बातचीत शुरू की, तो जैसे नॉर्मली बात होती है आपके परिवार में कितने लोग हैं, ऐसे वैसे इनकी कन्वर्सेशन हुई। उसके बाद क्या हुआ, इनकी आपस में बात हुई कि चलो अब सोते हैं। जिसने बताया कि ट्रेन के बीच वाला जो पार्ट होता है उसमें बहुत एरिया होता है कि यार आप आराम से सो सकते हो, और वहाँ पर इमरजेंसी के लिए चीज़ें लेके चलते हैं लोग। इसकी 12:30 बजे इसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया, वीडियो कॉल आया था। तो इसने क्या करा, उनसे बातचीत करके वीडियो कॉल पिक कर लिया, और फिर इसने, जैसा होता है ना कि आगे पीछे लोग हैं, अब जल्दीबाजी में ब्लूटूथ नहीं लेके आया तो आवाज़ बाहर आ रही है, तो इसने बोला कि मैं बाहर निकल के बात कर लेता हूँ। तो भी बंदों ने बोला कि बाहर मत जाओ, सेफ़ नहीं है। पर उन्होंने ये बोल दिया जानवर आ जाएगा, कोई जानवर आप पे अटैक कर देगा। इसने बोला अरे भैया कौन सा जानवर आएगा, एक के मुंह से निकलेगा कि कुत्ता खा जाएगा। भाई बोला कि अब कुत्ते भी हम ही खाएंगे क्या। ये निकला बाहर, और इसने क्या करा, अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाना शुरू करा कि देखो ऐसे इंजन होता है, ऐसे ही होता है, वैसे वो होता है। तो इसे ऐसा दिखा कि जो ट्रेन का आगे वाला हिस्सा है जिसमें आप देखते हो ना मिरर लगे होते हैं, कि वहाँ से कोई झाँक रहा है। तो इसे लगा भाई मेरी प्राइवेसी की दिक्कत है, तो भाई देख रहे हैं वीडियो कॉल पे किससे बात कर रहा हूँ। तो इसने बोला कि चलो आपको ना थोड़ा आगे चलते चलते मैं चीज़ें दिखाता हूँ। इसे ये नहीं पता ट्रेन में सब सो रहे हैं, किसी ने इसे नहीं देखा, क्या था क्या नहीं था कुछ नहीं पता। ये आगे बढ़ा तो उधर ना के लिए टावर बनाए होते हैं, जो अपने जवान होते हैं। टावर में क्या होता है, नीचे आपका कैबिन होता है और ऊपर मिरर्स लगे होते हैं जहाँ से वो देख सकते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऐसी एक्टिविटीज़ होती है। ये वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँच के इसने बोला कि एक काम करते हैं, ऊपर से देखना अंदर से कैसा लगता है, हमारी फील्ड में तो हम देखते रहते, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये उस टावर में घुस गया। वो टावर कोई था नहीं उस टावर में। तो ये अंदर घुसता है, देखता है कमरा बना रखा है, बैठने की जगह है, लेटने की जगह है, इधर वॉशरूम है, ये है, सब कुछ है। अंदर से एक सीढ़ी निकल रही है जहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। जब ये वीडियो कॉल पे बात करते आ रहा था ना, तो एकदम से इसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम किसी को अपने साथ लेके आए हो क्या। उस टाइम इसने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, पीछे मुड़ के बोला कि पागल हो गए हो क्या, मैं अकेले ही तो आया हूँ अभी तक वीडियो कॉल पे। उसने बोला मुझे लगा शायद मैंने पीछे किसी को देखा है। इसने उस बात को टाल दिया। फिर ये आगे चलना शुरू करता है। तो जब ये वॉशरूम की तरफ पहुँचा ना,
तो इसने खुद देखा कि मेरे बैक साइड में कोई है 6-7 फुट का इंसान। इसने हड़बड़ाते हुए बोला कि कोई दिखा तुम्हें? मुझे ऐसा लगा कोई है। उस टाइम पे इसकी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं दिखा। हाँ, तो इसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि अभी जब मैं बोल रही तब तो तुमने माना नहीं, अब तुम बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई ये वहाँ से हटे और ऊपर आ गया जहाँ पे मिरर्स वगैरह लगे होते हैं के जवान बैठते हैं। वहाँ पे जाके इसे बहुत नेगेटिव फील हुआ और ऐसा लगा जैसे सही में कोई आगे पीछा कर रहा है, मतलब दिख रहा है कुछ ना कुछ। जैसे ही ये दूसरी तरफ मुड़ के कैमरा दिखाया ना इसने, वो चीज़ इसके सामने खड़ी थी, वो जो भी, हाँ, और वो चीज़ पूरी ब्लैक डार्क। इसने क्या करा, वहाँ से जैसे होता है ना घबरा जाता है कोई है कोई है कोई है, और वो चीज़ इसकी गर्लफ्रेंड ने भी देखी है घूमते हुए। ये वहाँ से भागा, सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे आया और उठ के भागा सीधा इंजन की तरफ। जैसे ये वहाँ पर पहुँचा है ना, इसने बताना शुरू करा हड़बड़ाते हुए कि मैंने देखा है वहाँ पर कोई है, वहाँ पर कोई है। तो वो जितने भी अंदर बैठे थे पता क्या बोले थे? बोले कि साहब आपको बोला था ना नहीं जाने का, इसलिए तो बोला था साहब आपको कि यहाँ पे सारी चीज़ें दिखती रहती है। नई नई ज्वाइनिंग हुई है ना आपकी? बोला हाँ हाँ। बोला कि आपको मना इसलिए तो करा था मत जाओ, अब अंदर आ जाओ। अब भाई ये यूँ बोल लो कि वहाँ से अपने साथ कुछ लेके आ गया। इसके साथ क्या होना शुरू हो गया, जैसे सारे आराम से सोने लग रहे हैं इंजन के अंदर। इसे बार बार ऐसा लगे जैसे कोई वॉश बेसिन चला रहा है अंदर, कोई सामान इधर से उठा के उधर कर रहे हैं। सिर्फ इसी को लग रहा है, सिर्फ इसी को। और इसे ऐसा लग रहा है कि कोई उठ के गया होगा, कोई वॉशरूम यूज़ कर रहा होगा। धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हो जैसे कोई है, कोई मूवमेंट हो रही है। इसकी गर्लफ्रेंड इतनी डर गई उसने फ़ोन काट के स्विच ऑफ कर दिया कि मेरे को आज रात कुछ ऐसा फील करना ही नहीं है कि कुछ ऐसा हो रहा है, पहले ही मैंने बहुत कुछ देख लिया। इसने फ़ोन मिलाया, फ़ोन स्विच ऑफ है। फिर इसे लगा कि भाई टाइम काटना है, कैसे भी टाइम काटना है। ये वहाँ पर पूरी रात जब सारे लोग सो रहे थे, इसने बैठे बैठे अपना वहाँ पे टाइम काटा। सुबह हुआ, जब सुबह हुई 4-5 बजे कोई आया वहाँ पे जो इंजीनियर था, फिर उस इंजन को टो कर आ गया, वापस लेके आया अपनी जगह पे। ये आ गया घर आने के बाद सुबह ये सोया है। सुबह सोने के बाद इसकी तबीयत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब, और ये अपनी मम्मी को कॉल पे बताना चाह रहा पर बता नहीं पा रहा कि मम्मी घबरा जाएगी। इसके पापा भी उसी रेलवे में, मतलब किसी और जगह पोस्टेड थे। पापा को भी नहीं बता सकता कि पापा बोलेंगे तेरे को मना करा था इतने जनों ने, तू गया क्यों। धीरे धीरे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। 1 दिन तबीयत ख़राब, 2 दिन इसने छुट्टी ले ली वहाँ से, 4 दिन तक इसकी तबीयत ख़राब रही। उसके बाद क्या हुआ, इसने अपने घर पे फिर मम्मी को बता दिया कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जिस टाइम ये 4 दिन इसके बीते हैं ना, उन दिनों में क्या हुआ है, जब भी ये अपने घर में था या फिर जो फ्लैट ले रखा था या जो क्वार्टर इसे मिला हुआ था वहाँ से, वहाँ पर पूरे टाइम इसे एक ही आवाज़ आती थी, जैसे कोई लोहे की चीज़ होती है ना, और वो लोहे पे ही आप रगड़ते हो, सर करके। इस बंदे की नींद हराम हो गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे इस बंदे को कोई चीज़ है जो सोने नहीं दे रही है। उसी टाइम पे क्या हुआ, गर्लफ्रेंड ने इससे बात बहुत कम कर दी, ये सोच के कि इसके साथ कोई दिक्कत है ऐसा वैसा है, और बंदा सीधा हो गया अल्कोहल एडिक्टेड। इस बंदे ने क्या करा, अब नींद नहीं आ रही, वही चीज़ दिमाग में चल रही है, मैंने क्या देखा है, कोई चीज़ थी काली सी 6 फीट की, बार बार। जब ये ड्रिंक करता तब चीज़ें इसे दिखनी शुरू हो जाती, उसी घर के अंदर जहाँ इसे क्वार्टर मिला हुआ था। ऐसा लगता है जैसे सामने से कुछ निकला, इधर से कुछ निकला, उधर से कुछ निकला। इसने फिर मम्मी को फ़ोन करा कि मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। इसकी मम्मी ने बोला कि एक काम कर, छुट्टी लेके घर आ जा। 4 दिन की छुट्टी ली थी भाई, अभी छुट्टी आपको मिल नहीं सकती, आपने रीजॉइन करा है। रीजॉइन करने के बाद क्या होता है, अब सारे एम्प्लॉयज़ जो चीज़ देख रहे हैं, इसने खुद ने जो पर्सनली बताई है कि भाई मैं बैठा हूँ अपने कैबिन में, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैं सीनियर से बात कर रहा हूँ और वहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ बड़बड़ा रहा हूँ। और ये चीज़ आगे बार बार मुझसे हर कोई पूछा किससे बात कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट में जो बाकी लोग हैं किससे बात कर रहे हैं। और पूरे स्टाफ को पता है कि मैं उस रात मेरे साथ कुछ हुआ है, पर मेरे को कोई कुछ नहीं बता रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है। जो वहाँ पर एक वेट मशीन होती है, किसी चीज़ के यूज़ में आती है, बता रहा भाई कि जब भी मैं अकेला वहाँ रुक जाऊँ ना स्टेशन में और कोई रिक्वेस्ट आ जाए 7 बजे 8 बजे टो करवा के लाना है, तो मैं अंधेरे में बैठा हूँ, तो वहाँ पर अचानक से मतलब पूरा उस वेट मशीन से वहाँ सर्कुलेशन होता था इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ पर उसका कोई जो हैंडल होता है वो डाउन कर दे और मेरे को महसूस हो कि मेरे पीछे कोई खड़ा है।
और वही लोहे की झन्नाती हुई आवाज़, जैसे कोई लोहा लोहे पर रगड़ रहा है, मतलब जैसे ट्रेन का कोई एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। यहाँ तक तो चीज़ें फिर भी समझने वाली थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। खुद भाग के इसने जैसे बुलाया होगा ना किसी इंजीनियर को कि लाइट चली जाती है, उसने बताया सर हैंडल नीचे करा किसी ने। अब इसको पता चल गया हैंडल अपने आप नीचे होता, खुद जाके हैंडल ऊपर करता था। कुछ दिनों बाद भाई इसे इसके घर में जब भी ये सोने जाता है, इसे जो ट्रेन से कटे हुए बंदे होते थे ना, वो इसके सपने में आके खुद बताना शुरू कर देते कि तू वहाँ क्यों गया था, वहाँ मैं कट के मरा था। तू वहाँ क्यों गया था, वहाँ पर मेरी बलि दी गई थी। तू वहाँ क्यों गया था, मैं डिप्रेशन में आके वहाँ पे मरा था। फिर इसने अपने घर पे बताया, इसकी मम्मी ने बोला बेटा घर आ जाए, मैं वहाँ पर नहीं आ सकती, तेरे पापा को नहीं बता सकती, तेरे पापा इस चीज़ पर बिलीव नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता कि इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है। इसने छुट्टी अप्लाई करी, 10 दिन बाद की छुट्टी मिली। 10 दिन तक इस बंदे ने अपने साथ क्या खिलवाड़ करा है। सुबह शाम ड्यूटी पे, जब मन करे दारू, जब मन करे दारू। वहाँ से इस तरीके से हो गया था कि इसे किसी भी टाइम जॉब से निकाला जा सकता है, क्योंकि ये बंदा वही है कि अपने आप में बड़बड़ा रहा है, कभी भी मन कर रहा है, कहीं भी घूम रहा है। एक इसके साथ इसने 2-3 इंसिडेंट बताए, जो एक मेजर इंसिडेंट था, इसने बताया कि भाई इस चीज़ पे शायद ही लोग भरोसा करेंगे। ये आज तक नहीं समझ पाया कि ये चीज़ हुई कैसे है। ये सोया अपने क्वार्टर में जो इसे मिला हुआ था, और जब इसकी आँख खुली ना अप्रॉक्सीमेटली 12:30-1 बजे, ये उसी कैबिन में खड़ा था जो गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल जहाँ पे दिखा था। ये वहाँ पर से पैदल आया। इसके जो सीनियर से उसने पूछा तू वहाँ कैसे पहुँचा, कैसे गया। जब ये क्वार्टर में जाते हैं ना सोसाइटी के थ्रू, इनकी एंट्री होती है, इनकी एग्जिट होती है। इसकी एंट्री थी, इसकी एग्जिट नहीं थी कि ये कब निकल गया, कहाँ से निकल गया, कैसे वहाँ पहुँचा है। ये पैदल पैदल वहाँ से आया, डरता डराता। इसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, सीनियर्स को बताया। सीनियर्स ने इसकी छुट्टी जो 10 दिन बाद की थी, वो अगले दिन सैंक्शन करवाई है कि इसके साथ मेडिकल इशू बहुत सारे चल रहे हैं। फिर ये बंदा अपने घर पहुंचा है। घर पे जाने के बाद इसने सारे हालात बताया कि मेरे साथ चल के आ रहा है। इसकी मम्मी ने इसके पापा को बुलाया, इसके पापा को बताया। इसको उसके बाद जो है तांत्रिक के पास लेके गए। फिर तांत्रिक ने वहाँ पर जैसे एक तरीके से चीज़ें होती हैं देखना शुरू करा, तो पूछना शुरू करा कि आपको मरे हुए लोग दिखते हैं? बोला नहीं। क्या होता है? आवाज़ें आती हैं। और वो ये बताते कि वहाँ पर तू क्यों गया, क्योंकि इस रीज़न से मैं वहाँ कट के मरा था। वहाँ पर इस डिप्रेशन की वजह से मैंने अपनी गर्दन उस ट्रेन के नीचे लगाई थी और मैं वहीं भटक रहा था, तू वहाँ क्यों गया? तो उस तांत्रिक ने बताया कि भाई वो जो जगह है वहाँ पर कोई क्यों नहीं रुकता, क्योंकि वहाँ पर किसी ने सुसाइड करी हुई है। वहाँ पर उस रेलवे स्टेशन को हॉन्टेड घोषित करा हुआ है। तो वहाँ पर इस बंदे का उतारा हुआ। इसके पापा ने फिर वो डाली एप्लीकेशन कि इसका तबादला करो उस जगह से। फिर इसे अपना ट्रांसफ़र करवाया और ये इसके साथ 2025 में ही हुआ है। अभी पिछले साल ही हुआ है जहाँ पर इसने अपना तबादला करवाया। और फिर इसने खुद से ये एडवाइस दी थी, लेकिन हम नहीं ले सकते नाम। इसने खुद से एडवाइस दी थी कि लोगों को पता चले कि वहाँ पर उस एरिया में इतने इंसिडेंट होते हैं कि ये मान लो कि अगर कोई इंसान वहाँ पर अगर रात को चला जाएगा ना, तो शायद हो सकता है कि एक बारी को वो वापस आए तो वो पागल हो रखा हो वहाँ पर। तब जाके ये जब उसने तबादला करवा लिया, तब जाके वो बंदा अपने आप को 2026 तक रिकवर करवा पाया, जिसमें उसने अल्कोहल वगैरह सब कुछ क्विट कर दी। नहीं तो ऐसा हो गया था अपने आप को पूरी तरीके से उस बंदे ने बर्बाद कर लिया था, और सिर्फ उस टावर वाली एंटिटी के पीछे। बंदी वापस आ गई थी। बंदी का नहीं पता भाई। पूछा नहीं आपने? ये भाई इतना नहीं पूछा। अब मैं हॉरर सलब में काम। पीयूष भाई होते तो वो सबसे भाई, ये पहले क्या ही देख पूछते, लिया? भाई बंदी आई नहीं बंदी आई। का क्या स्टेटस है? बताओ। पर भाई यार अलग ही सीन है यार। स्टेशन पे तो होता होगा यार, इतने लोग मरते हैं, भाई होता इतनी है, चीजें बिल्कुल होती होता है। रेलवे स्टेशन पे बहुत होता है। भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो पहले मुझे सब्सक्राइब कर लो और भाई के चैनल पे जाके उसे भी फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद भाई।